जो लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने कभी भी किसी बड़े लक्ष्य के लिए पढ़ाई की है, वो एक बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं। सिलेबस एक पहाड़ जैसा होता है, किताबें अनगिनत होती हैं, लेकिन दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। बिल्कुल। और वो भी हमेशा कम ही पड़ जाते हैं। सही कहा। तो उस सीमित समय का सबसे बेहतरीन उपयोग कैसे किया जाए? कौन सा विषय पहले पढ़ा जाए और किसे छोड़ दिया जाए? यही चुनाव तो सफलता और विफलता के बीच का अंतर तय करता है। एकदम सटीक। सच कहा जाए तो सीमित समय और असीमित पढ़ाई के बीच का ये जो संघर्ष है, ये जो घबराहट है ना, यही पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था की नींव है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े जीरो टू हीरो कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करने वाले हैं। बहुत ही दिलचस्प मिशन है आज का। अक्सर अर्थव्यवस्था के नाम से ही घबराहट होने लगती है। हाँ, भारी भरकम शब्द जो होते हैं। लेकिन आज का मिशन ये समझना है कि कैसे इंसान अपनी अनंत इच्छाओं और सीमित संसाधनों के बीच संतुलन बनाता है, और ये भी कि इस पूरी व्यवस्था को चलाता कौन है। चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। अर्थशास्त्र सिर्फ बड़े बड़े चार्ट्स या शेयर बाजार का विज्ञान नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो असल में हमारे रोजमर्रा के चुनाव का विज्ञान है। ये जो परीक्षा और समय वाला उदाहरण था ना, ये बिल्कुल सटीक है। समय की कमी और उसका सही इस्तेमाल, यही अर्थशास्त्र का मूलाधार है। तो अगर हम अर्थशास्त्र के इतिहास में जाएं, तो शुरुआत कहाँ से होती है? अगर इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो एडम स्मिथ का नाम सबसे पहले आता है, जिन्हें अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। 1776 में उनकी एक बड़ी मशहूर किताब आई थी, द वेल्थ ऑफ नेशंस। ओहो, 1776, मतलब काफी पुरानी बात है। हाँ, और इस किताब में उन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा था। मतलब संपत्ति कैसे बनती है और कैसे बंटती है। लेकिन ये परिभाषा ना पूरी तस्वीर नहीं दिखाती। इसके कुछ समय बाद रॉबिन्स नाम के एक और अर्थशास्त्री आए। अच्छा, उन्होंने क्या अलग कहा? उन्होंने इसे एक नया और बहुत ही मनोवैज्ञानिक नजरिया दिया। रॉबिन्स का कहना था कि असल में ये मानव व्यवहार का अध्ययन है। मानव व्यवहार मतलब हम पैसों और फैक्ट्रियों के विज्ञान से सीधे इंसानी सोच और मनोविज्ञान पर आ गए। ये बदलाव कैसे हुआ? क्योंकि रॉबिन्स ने उस मूल समस्या को पकड़ लिया था जिसका सामना पूरी मानवता कर रही है। इंसान की इच्छाएं अनंत है। एक अच्छा घर चाहिए, बेहतरीन शिक्षा चाहिए, शानदार गाड़ियां चाहिए। और ये लिस्ट तो कभी खत्म ही नहीं होती। बिल्कुल। लेकिन दुनिया में जो संसाधन है, चाहे वो जमीन हो, पानी हो या जेब में रखा पैसा हो, वो सब सीमित है। जब इच्छाएं अनंत हों और संसाधन सीमित, तो इंसान को चुनाव करना पड़ता है। मतलब उसे तय करना पड़ता है कि वो अपने सीमित संसाधनों का कौन सा ऑल्टरनेटिव यूज या वैकल्पिक प्रयोग करेगा। एकदम सही। यही चुनाव करना, अपनी प्राथमिकताओं को तय करना ही तो मानव व्यवहार का हिस्सा है। और रॉबिन्स के अनुसार यही अर्थशास्त्र है। ये तो बहुत ही शानदार नजरिया है। मतलब जब कोई बाजार में जाकर ये सोचता है कि इन 100 रुपयों से किताब खरीदी जाए या फिल्म देखने जाया जाए, तो वो अनजाने में अर्थशास्त्र के एक बहुत बड़े सिद्धांत को जी रहा होता है। हाँ, हम सब रोज अर्थशास्त्री होते हैं। बिल्कुल। और जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं ना, तो अक्सर दो बहुत भारी शब्द सुनने को मिलते हैं, माइक्रो और मैक्रो, यानी व्यष्टि और समष्टि। इसे कैसे आसान भाषा में समझा जाए? इसे एक जंगल के उदाहरण से समझते हैं। माइक्रो अर्थशास्त्र उस जंगल के किसी एक पेड़ का अध्ययन करने जैसा है। एक पेड़ का अध्ययन मतलब कैसे? मतलब ये देखना कि उस एक खास पेड़ के पत्ते क्यों झड़ रहे हैं, क्या उसकी जड़ों में पानी नहीं है या मिट्टी में कोई खराबी है। यानी जब किसी एक व्यक्ति, एक उपभोक्ता या सिर्फ एक कंपनी के स्तर पर आर्थिक फैसलों का अध्ययन किया जाता है, तो वो माइक्रो अर्थशास्त्र है। अच्छा, तो फिर मैक्रो अर्थशास्त्र क्या है? पूरे जंगल की बात? एकदम सही पकड़े हैं। मैक्रो अर्थशास्त्र पूरे जंगल की जलवायु का अध्ययन है। ये देखना कि क्या पूरे इलाके में सूखा पड़ा है, जिससे सारे पेड़ सूख रहे हैं। जब पूरे देश की राष्ट्रीय आय, पूरे देश की बेरोजगारी दर या महंगाई जैसे बड़े मुद्दों की बात होती है, तो वो मैक्रो बन जाता है। क्या बात है! पेड़ को समझना माइक्रो है और पूरे जंगल को समझना मैक्रो है। ये जंगल वाला उदाहरण तो चीजों को एकदम स्पष्ट कर देता है। हाँ, इससे कॉन्सेप्ट दिमाग में छप जाता है। लेकिन ये तो हुई किताबी बात, मतलब अर्थशास्त्र के सिद्धांत। सवाल ये उठता है कि असल जिंदगी में जमीन पर यह सब कैसे काम करता है। मेरा मतलब है, अगर अर्थशास्त्र एक सिद्धांत है, तो फिर अर्थव्यवस्था क्या है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अर्थशास्त्र एक थ्योरी है, नियमों की किताब। लेकिन जब उन नियमों और सिद्धांतों को किसी देश, राज्य या क्षेत्र में व्यवहारिक रूप से लागू कर दिया जाता है ना, तो वो अर्थव्यवस्था बन जाती है। यानी जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था कहते हैं, तो उसका मतलब है कि भारत ने अपने सीमित संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए अर्थशास्त्र के किन नियमों को जमीन पर उतारा है। बिल्कुल,
थ्योरी का प्रैक्टिकल ही अर्थव्यवस्था है। तो अब जब हम व्यवहारिक दुनिया में आ ही गए, तो एक सवाल है जो अक्सर लोगों को, खासकर परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को बहुत कंफ्यूज करता है। बताइए कौन सा सवाल? अगर कोई व्यक्ति कोयले की खदान में काम कर रहा है, वहां बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं, सुरक्षा उपकरण हैं, एक पूरा इंडस्ट्रियल सेटअप है, तो ये काम किस क्षेत्र या सेक्टर में आएगा? क्या ये कोई भारी फैक्ट्री का काम है, यानी द्वितीय क्षेत्र? अरे नहीं नहीं, ये एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम ट्रैप है। खदान या माइनिंग में लगी भारी मशीनों को देखकर अक्सर इसे कारखानों से जोड़ लिया जाता है और लोग इसे द्वितीय क्षेत्र मान लेते हैं। तो सही जवाब क्या है? इसका सही उत्तर है प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र? लेकिन क्यों? वहां तो मशीनें हैं। क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र का सीधा मतलब है प्रकृति से जुड़ाव। कोई भी गतिविधि जहां प्रकृति संसाधनों का सीधे तौर पर दोहन किया जा रहा है, वो प्राथमिक क्षेत्र है। कृषि हो, मछली पालन हो या जमीन चीरकर कोयला निकालना हो। अच्छा, क्योंकि ये सब सीधे प्रकृति से लिया जा रहा है, इसलिए ये हमेशा प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। ये वाकई ऐसा जाल है जिसमें कोई भी आसानी से फंस सकता है। बिल्कुल, इसीलिए तो इसे एग्जाम ट्रैप कहते हैं। तो चलिए, चीजें कैसे बनती हैं और अर्थव्यवस्था में कैसे आगे बढ़ती हैं, इस पूरी सप्लाई चेन को एक कहानी के रूप में पिरोते हैं। मान लीजिए एक किसान खेत में कपास उगाता है। कपास उगाना पूरी तरह से मिट्टी, पानी और धूप पर निर्भर है, प्रकृति का सीधा इस्तेमाल। तो ये हो गया हमारा प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, अब इसके बाद ये कपास कहाँ जाएगा? उस कपास को सीधे पहना तो नहीं जा सकता, उसे खेत से निकालकर एक कारखाने या मिल में ले जाया जाएगा। वहां मशीनों के जरिए उस कपास को प्रोसेस करके धागा और फिर एक शानदार शर्ट बनाई जाएगी। और ये है हमारा द्वितीय क्षेत्र। बिल्कुल, सेकेंडरी सेक्टर। यहाँ प्राथमिक उत्पादों को एक नया और उपयोगी रूप दिया जाता है। इसमें निर्माण जैसे भवन या सड़क बनाना और विनिर्माण जैसे कपड़ा बनाना दोनों आते हैं। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात याद रखने वाली है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। सिर्फ फैक्ट्री ही नहीं, बल्कि बिजली, गैस और जल आपूर्ति भी इसी द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा माने जाते हैं। हाँ, क्योंकि पानी भले ही प्रकृति से आता है, लेकिन उसे साफ करके पाइपलाइनों के जरिए घरों तक पहुंचाने की जो पूरी प्रक्रिया है, वो एक तरह की प्रोसेसिंग ही तो है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो अब हमारी शर्ट बनकर तैयार हो गई। अब क्या वो फैक्ट्री में ही रखी रहेंगी? अरे नहीं, अब उस शर्ट को बाजार तक पहुंचाना है। इसके लिए ट्रकों की जरूरत होगी, यानी परिवहन, और उस फैक्ट्री को चलाने और वित्तीय लेन देन के लिए बैंकों की जरूरत होगी। तो ये सब तृतीयक क्षेत्र में आएगा? जी, ये टर्शियरी सेक्टर है। इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, इस क्षेत्र में कोई भौतिक वस्तु नहीं बन रही है, बल्कि ये क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की मदद कर रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, परिवहन, ये सब इसी में आते हैं। समझ गया। शर्ट बाजार तक पहुंच गई, लेकिन आज के दौर में सिर्फ बाजार में माल रखना काफी नहीं है। मान लीजिए इस शर्ट को एक ग्लोबल ब्रांड बनाना है। इसके लिए एक शानदार ऐप चाहिए जो कस्टमर्स का डेटा एनालाइज कर सके कि लोग किस रंग की शर्ट ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ये बहुत मॉडर्न अप्रोच है। इसके लिए एक ऐप डेवलपर आता है जो रिसर्च और डेवलपमेंट करता है। तो ये कौन सा क्षेत्र होगा? सेवा क्षेत्र? ये है चतुष्क क्षेत्र यानी क्वाटरनरी सेक्टर। ये ज्ञान और सूचना का क्षेत्र है जहां बहुत उच्च स्तर की विशेषज्ञता, खोज और अनुसंधान की जरूरत होती है। ये असल में सेवा क्षेत्र का ही एक बहुत एडवांस्ड रूप है। वाह! और क्या इसके ऊपर भी कोई क्षेत्र होता है? हाँ, इस पूरी कहानी का अंतिम पड़ाव है पंचक क्षेत्र, जिसे क्विनरी सेक्टर कहते हैं। जब उस शर्ट कंपनी का सीईओ या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक बड़े कमरे में बैठकर ये फैसला लेते हैं कि ये शर्ट अब सिर्फ भारत में नहीं बिकेगी, बल्कि पूरे यूरोप में एक्सपोर्ट होगी। ओहो, तो ये शीर्ष निर्णय लेने वाले लोग पंचक क्षेत्र में आते हैं? लेकिन मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है। कैसे उलझन? अगर कोई सीईओ सिर्फ एक कैबिन में बैठकर फैसले ले रहा है, तो तकनीकी रूप से वो भी तो कंपनी को अपनी सेवा ही दे रहा है ना। उसे सीधा तृतीयक या सेवा क्षेत्र में क्यों नहीं रखा जाता? उसके लिए एक अलग पंचक क्षेत्र बनाने की क्या जरूरत थी? ये बहुत ही शानदार सवाल है। इसका जवाब है निर्णयों का प्रभाव या लिवरेज। लिवरेज? इसे थोड़ा खोलकर समझाइए। देखिए, एक ट्रक ड्राइवर जो सेवा क्षेत्र में है, वो अपनी सेवा से एक बार में एक ट्रक माल पहुंचाता है। लेकिन एक सीईओ का एक फैसला उस कंपनी में काम करने वाले 10,000 लोगों का भविष्य तय कर सकता है और पूरी मार्केट को बदल सकता है। अच्छा, मतलब ये लीडरशिप और शीर्ष स्तर की नीति निर्माण का काम है। बिल्कुल। देश के प्रधानमंत्री हों, बड़े पॉलिसी मेकर्स हों या कंपनियों के सीईओ, इनके फैसलों का प्रभाव इतना व्यापक होता है कि इन्हें एक अलग और सर्वोच्च श्रेणी यानी पंचक क्षेत्र में रखा जाता है। अब दिमाग की बत्ती जली। ये प्रभाव और जिम्मेदारी का स्तर है।
इसीलिए इन चतुष्क और पंचक क्षेत्रों में काम करने वालों को गोल्डन कॉलर जॉब्स कहा जाता है। आहा हा। खैर, कपास से लेकर सीईओ के कैबिन तक की ये पूरी सप्लाई चेन कैसे काम करती है, ये तो एकदम स्पष्ट हो गया। हाँ, एक पूरी यात्रा है ये। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल पैदा होता है। अगर ये पूरी सप्लाई चेन इतनी लाभदायक है, इसमें इतना पैसा है, तो मानव स्वभाव का लालच तो इसे पूरी तरह से अपने कब्जे में करना चाहेगा। जाहिर सी बात है। ऐसे में ये तय कौन करता है कि ये सारा पैसा सिर्फ सीईओ के कैबिन में न रहे? इस पूरी बड़ी मशीनरी को कंट्रोल कौन करता है, बाजार या सरकार? अर्थव्यवस्था को समझने का ये सबसे अहम पहलू है कि इसका रेफरी कौन है। नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से दो विपरीत मॉडल्स में बांटा जाता है। वो दो मॉडल्स कौन से? पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। यहाँ पूरी तरह से बाजार का राज होता है। सब कुछ मांग और आपूर्ति के सिद्धांत पर चलता है। वही डिमांड और सप्लाई। जी, एडम स्मिथ ने इसका समर्थन किया था और इसके लिए एक शब्द दिया था, लेसे फेयर, यानी अहस्तक्षेप नीति। इसका मतलब है कि सरकार अर्थव्यवस्था में कोई दखल नहीं देगी। सरकार का काम सिर्फ देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था देखना है। मुनाफा कमाना ही यहाँ मुख्य लक्ष्य होता है। और इसके बिल्कुल विपरीत ध्रुव पर क्या है? वो है समाजवादी अर्थव्यवस्था या सोशलिस्ट इकोनॉमी। यहाँ नियंत्रण पूरी तरह से सरकार के हाथ में होता है। हर चीज पर सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व होता है। मतलब सब कुछ सरकारी? हाँ, इस मॉडल का मुख्य उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना नहीं, बल्कि लोक कल्याण और समानता लाना होता है। ये एक केंद्रीय अथॉरिटी तय करती है कि देश को क्या बनाना है और किसे देना है। तो एक तरफ बाजार का खुला खेल है और दूसरी तरफ सरकार का सख्त नियंत्रण। अब सबसे बड़ा सवाल, हमारा प्यारा भारत इस तराजू में कहां बैठता है? भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का रास्ता चुना, मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ सरकार और निजी क्षेत्र दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, मैं यहाँ थोड़ा असहमत होना चाहूंगा। अक्सर कहा जाता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था एक परफेक्ट बैलेंस है। हाँ, बिल्कुल कहा जाता है। लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसी देश को दोनों व्यवस्थाओं की सबसे बुरी चीजें दे देती है? मतलब पूंजीवाद का क्रूर लालच भी झेलना पड़े और साथ ही समाजवाद की धीमी भ्रष्ट अफसरशाही से भी जूझना पड़े। ये एक बहुत ही तार्किक आलोचना है और कई अर्थशास्त्री ऐसा मानते भी हैं। लेकिन अगर इस मिश्रित मॉडल के जन्म के इतिहास को देखा जाए ना, तो इसका कारण समझ आता है। अच्छा, ऐसा क्या हुआ था इतिहास में? 1929 में दुनिया में एक भयानक आर्थिक महामंदी आई थी, द ग्रेट डिप्रेशन। उस समय ज्यादातर पश्चिमी देश पूरी तरह पूंजीवादी थे। जब बाजार में लोगों ने सामान खरीदना बंद किया, तो कंपनियों को घाटा होने लगा। फिर कंपनियों ने क्या किया? कंपनियों ने घाटा कम करने के लिए मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया। अब क्योंकि मजदूरों के पास नौकरी नहीं थी, तो उनके पास कुछ भी खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे। इससे कंपनियों का सामान और भी नहीं बिका। ये एक मौत का चक्कर बन गया था। बाप रे, यानी पूरी अर्थव्यवस्था एक गहरे गड्ढे में गिरती जा रही थी और उसे रोकने वाला कोई नहीं था। बिल्कुल। तब जॉन मेनार्ड कीन्स नाम के अर्थशास्त्री ने कहा कि जब पूरा बाजार डर के मारे पैसा खर्च करना बंद कर दे, तब किसी बाहरी ताकत को आके पैसा खर्च करना होगा, ताकि मशीनरी फिर से चालू हो सके। और वो बाहरी ताकत सिर्फ सरकार हो सकती है? एकदम सही। कीन्स ने समझाया कि पूरी तरह से खुले बाजार के भरोसे रहना विनाशकारी हो सकता है। सरकार को सड़कें बनानी होंगी, पुल बनाने होंगे, ताकि लोगों को रोजगार मिले और उनके हाथ में पैसा आए। अच्छा, तो यहीं से समझ आया कि निजी कंपनियों की कुशलता भी चाहिए, लेकिन संकट के समय बचाने के लिए सरकार का नियंत्रण भी चाहिए। जी हाँ, इसीलिए भारत जैसे नवस्वतंत्र देश ने दोनों का मिश्रण चुना। ये बहुत ही गहरी बात है। 1929 की महामंदी ने दुनिया को सिखाया कि कोई एक व्यवस्था हर मर्ज की दवा नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम आज की बात करें, तो क्या कोई देश ऐसा है जो अपना दरवाजा बंद करके बैठा हो कि उसे किसी और से व्यापार नहीं करना? बिल्कुल नहीं। आज के वैश्वीकरण के दौर में लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं खुली हैं। आज कोई भी देश 100% आत्मपूरक नहीं है। मतलब कोई ऐसा देश नहीं जो सुई से लेके हवाई जहाज तक सब कुछ खुद बना ले। बिल्कुल। आज अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरह से परस्पर निर्भर हैं, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। ये तो हुई अर्थव्यवस्था के ढांचे की बात। लेकिन ये पूरी व्यवस्था कोई पत्थर की लकीर तो है नहीं, बदलती रहती है। जैसे क्रिकेट की दुनिया में पहले सिर्फ टेस्ट मैच हुआ करते थे। हाँ, बिल्कुल। एक खिलाड़ी अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए खेलता था, एकदम एक स्थायी नौकरी की तरह। लेकिन अब T20 लीग्स का क्रेज है। खिलाड़ी किसी एक टीम के परमानेंट कर्मचारी नहीं होते, बल्कि वो फ्रीलांसर की तरह अलग अलग टीमों से पैसे लेकर खेलते हैं।
क्या आज का रोजगार और आधुनिक अर्थव्यवस्था भी कुछ-कुछ वैसी ही नहीं हो गई है? वाओ, ये आधुनिक रोजगार को समझने का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इस व्यवस्था को अर्थशास्त्र की भाषा में गिग अर्थव्यवस्था या गिग इकोनॉमी कहा जाता है। तो ये गिग इकोनॉमी असल में काम कैसे करती है? आज काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल रहा है। इस व्यवस्था में स्थायी कर्मचारी नहीं होते। उनकी जगह फ्रीलांसर या अस्थायी लोग रखे जाते हैं, जिन्हें गिग वर्कर कहा जाता है। जैसे कि वो डिलीवरी वाले जो घरों तक खाना पहुंचाते हैं। बिल्कुल। घरों तक खाना पहुंचाने वाले डिलीवरी पार्टनर्स, फ्रीलांस कोडर्स या कैब चलाने वाले ड्राइवर्स, ये सब इसी गिग इकोनॉमी का हिस्सा हैं। ये किसी एक कंपनी से बंधे नहीं हैं और उन्हें सिर्फ उनके द्वारा किए गए काम या गिग के पैसे मिलते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा बदलाव है। और इसके अलावा मैंने नीली अर्थव्यवस्था और चक्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में भी बहुत सुना है। ये दोनों कॉन्सेप्ट क्या हैं? नीली अर्थव्यवस्था यानी ब्लू इकोनॉमी महासागरों और समुद्री संसाधनों से जुड़ी है। जब जमीन के संसाधन कम पड़ रहे हैं तो दुनिया की नजरें अब समुद्र पर हैं। मछली पालन, समुद्री परिवहन और समुद्र के नीचे से खनिज निकालना। और दूसरी तरफ चक्रीय अर्थव्यवस्था है। हाँ, सर्कुलर इकोनॉमी, जो हमारे भविष्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। चक्रीय अर्थव्यवस्था असल में काम कैसे करती है? क्या ये सिर्फ कूड़ा रिसाइकिल करने का एक नया नाम है? नहीं, ये रिसाइकलिंग से कई बड़ा बदलाव है। पुरानी व्यवस्था टेक मेक डिस्पोज पर चलती थी, मतलब लो, बनाओ और फेंक दो। लेकिन चक्रीय अर्थव्यवस्था में उत्पादों को डिजाइन ही इस तरह किया जाता है कि वो लंबे समय तक चले। इसका कोई उदाहरण है? इसका एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है चीजों को बेचने के बजाय लीज पर देना। लीज पर देना? जैसे कैसे? मान लीजिए कोई कंपनी वॉशिंग मशीन बेचती है। पुरानी व्यवस्था में मशीन खराब होने पर उसे फेंक दिया जाता था। लेकिन चक्रीय अर्थव्यवस्था में कंपनी वो मशीन आपको सिर्फ लीज पर देती है। अच्छा, तो फिर जब वो मशीन खराब होती है तो क्या होता है? तब कंपनी उसे वापस ले लेती है, क्योंकि उस मशीन के अंदर लगे पुर्जे, मोटर और धातु उस कंपनी के लिए बहुत कीमती हैं। वे उन्हें निकालकर नई मशीन में इस्तेमाल कर लेते हैं। इस तरह संसाधनों की बर्बादी पूरी तरह से रुक जाती। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्मार्ट अप्रोच है। तो इन सब बातों को देखकर एक सवाल दिमाग में आता है। मान लीजिए एक देश में गिग इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है, चक्रीय अर्थव्यवस्था के नए मॉडल आ गए हैं और उस देश की जीडीपी के आंकड़े आसमान छू रहे हैं। हाँ, मान लेते हैं। तो क्या ये मान लेना चाहिए कि उस देश का असली विकास हो रहा है? ये आज की पूरी चर्चा का सबसे गहरा सवाल है। अर्थशास्त्र में अक्सर लोग समृद्धि यानी ग्रोथ और विकास यानी डेवलपमेंट को एक ही मान लेते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों में क्या फर्क है? समृद्धि सिर्फ मात्रात्मक होती है, क्वांटिटेटिव। इसका मतलब है सिर्फ आंकड़ों का बढ़ना, जीडीपी का बढ़ना, राष्ट्रीय आय का बढ़ना। मतलब देश अमीर तो हो रहा है, लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा है ये नहीं पता। बिल्कुल सटीक बात। अगर देश की कुल आय बढ़ रही है, लेकिन वो सारा पैसा सिर्फ ऊपर के 1% लोगों के पास जा रहा है और आम जनता अभी भी अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य से वंचित है, तो उसे विकास नहीं कहा जा सकता। तो फिर असली विकास क्या है? स्तर में सुधार आए। इसे अगर एक लाइन में कहना हो तो? बहुत ही आसान शब्दों में, आय का बढ़ना समृद्धि है, लेकिन उस आय के साथ पूरे समाज के ज्ञान और स्वास्थ्य का बढ़ना असली विकास है। वाओ, ये एक ऐसा विचार है जो आंकड़ों की धुंध को पूरी तरह साफ कर देता है। समृद्धि बनाम विकास, मात्रा बनाम गुणवत्ता। जी, यही असली अर्थशास्त्र है। तो चलिए आज के सफर को संक्षिप्त में समेटने की कोशिश करते हैं। हमने देखा कि कैसे अर्थशास्त्र सिर्फ एक विषय नहीं, बल्कि असीमित इच्छाओं और सीमित संसाधनों के बीच संतुलन बनाने का विज्ञान है। हाँ, और हमने खेतों के प्राथमिक क्षेत्र से लेकर सीईओ के पंचक क्षेत्र तक की यात्रा भी की। बिल्कुल। हमने 1929 की महामंदी के जरिए ये भी समझा कि क्यों पूरी तरह से खुला बाजार खतरनाक हो सकता है और क्यों भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी। और फिर देखा कि कैसे गिग इकोनॉमी और चक्रीय अर्थव्यवस्था काम करने के और संसाधनों को बचाने के नए तरीके गढ़ रहे हैं। और इन सबसे बढ़कर हमने ये समझा कि असली लक्ष्य सिर्फ जीडीपी के आंकड़े बढ़ाना नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर इंसान के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर करना है। लेकिन आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जो शायद अर्थशास्त्र के पूरे भविष्य पर ही सवाल खड़े कर दे। अरे, वो विचार क्या है? आज के विश्लेषण की शुरुआत में हमने कहा था कि अर्थशास्त्र की नींव इस बात पर टिकी है कि हमारे पास संसाधन सीमित हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल सीमित है। लेकिन आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इंसानों का बौद्धिक काम मशीनें कर रही हैं और ऑटोमेशन से उत्पादन की क्षमता असीमित होती जा रही है। ये तो है। एआई सब कुछ बदल रहा है।
तो सोचिए अगर भविष्य में एआई इतनी संपत्ति और इतने संसाधन पैदा कर दे कि किसी चीज की कोई कमी ही ना रहे, तो क्या तब अर्थशास्त्र नाम के इस विज्ञान की कोई जरूरत बचेगी? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। क्या भविष्य का विकास इस बात से तय होगा कि अर्थव्यवस्था कितने लोगों को रोजगार देती है, या इस बात से कि तकनीक ने कितने इंसानों को काम करने की मजबूरी से हमेशा के लिए आजाद कर दिया है? बाप रे, ये तो सच में रातों की नींद उड़ाने वाला सवाल है। अगर संसाधनों की कमी ही खत्म हो जाए तो क्या मानव व्यवहार भी बदल जाएगा? क्या भविष्य की अर्थव्यवस्था हमें और व्यस्त करेगी या हमें पूरी तरह आजाद कर देगी? यही सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर सबको गहराई से सोचना चाहिए। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक और नए और रोमांचक विषय की गहराई में उतरने के लिए। और हाँ, यहाँ चर्चा शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात मैं साफ कर दूं। हाँ, बताइए। आज की इस चर्चा में हम ऐतिहासिक नीतियों और उस दौर के कुछ नेताओं का जिक्र करेंगे, जैसे पीवी नरसिम्हा राव जी या डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो हमारा मकसद यहाँ किसी राजनीतिक बहस में पड़ना या किसी विचारधारा का समर्थन करना बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ उस आर्थिक सर्जरी का निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं जो उस वक्त देश पर की गई थी। हमारे स्रोत हमें जो तथ्य बता रहे हैं, हम बस उन्हें सामने रख रहे हैं। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ज्ञान का असली मूल्य तभी है जब हम तथ्यों को बिना किसी पक्षपात के समझें। तो चलिए फिर सीधे उस आईसीयू वाले कमरे में चलते हैं जहां 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। मतलब आखिर ऐसा क्या हुआ था? देखिए, हालात बहुत ही नाजुक थे। स्रोत बताते हैं कि भारत उस वक्त दिवालिया होने की एकदम कगार पे खड़ा था। भारी आयात बिल और जो खाड़ी युद्ध हुआ था, मतलब गल्फ वॉर, उसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही थीं। हाँ, और इसी वजह से हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है, जिसे हम फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं, वो इतना गिर गया था कि सिर्फ 14 दिनों का आयात किया जा सकता था। सिर्फ 14 दिन? इस सोचकर ही डर लगता है। और इस 14 दिन वाले आंकड़े की गंभीरता को ऐसे समझिए कि अगर हमारे पास डॉलर खत्म हो जाते ना, तो हम बाहर से तेल नहीं खरीद पाते। और तेल नहीं आता तो देश के सारे ट्रक, ट्रेनें और कारखाने रुक जाते, मंडियों तक खाना नहीं पहुंचता। ये एक ऐसा दुष्चक्र था जहां पूरा का पूरा देश एकदम ठप पड़ सकता था। बाप रे, तो फिर इससे बचने के लिए क्या किया गया? मजबूरी इतनी ज्यादा थी कि भारत को वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के दरवाजे खटखटाने पड़े और वहां से $7 बिलियन का एक इमरजेंसी ऋण लेना पड़ा। $7 बिलियन। और मैंने पढ़ा कि इसी दौरान एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया था, रुपये का अवमूल्यन यानी डिवैल्यूएशन। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप फैक्ट भी है। हाँ, स्रोत बताते हैं कि इस भयंकर संकट के दौरान भारतीय रुपये की कीमत एक बार नहीं बल्कि 2 बार घटाई गई थी। लेकिन रुको, ये मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। अजीब क्यों? मतलब अपनी ही मुद्रा को जानबूझकर कमजोर करना, ये तो एक तरह से हार मान लेने जैसा हुआ ना। इससे भरा देश को क्या फायदा हो सकता है? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। सतह से देखने पर ये हार ही लगती है, लेकिन अर्थशास्त्र में ये एक बहुत बड़ी रणनीतिक चाल होती है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, अगर हम रुपए की कीमत जानबूझकर गिराते हैं तो विदेशियों के लिए भारत का सामान अचानक से बहुत सस्ता हो जाता है। ओ, समझ रहा हूँ। मान लीजिए, जो भारतीय शर्ट अमेरिका में किसी को पहले $10 में मिलती थी, रुपए के अवमूल्यन के बाद वही शर्ट उसे शायद $8 में मिलने लगेगी। क्या बात है! तो वो लोग भारत से ज्यादा सामान खरीदेंगे? बिल्कुल। और इससे हमारे निर्यात को यानी हमारे एक्सपोर्ट्स को अचानक एक बड़ा बूस्ट मिल गया। विदेशियों ने हमारा सस्ता सामान खरीदा और बदले में हमें वो विदेशी मुद्रा मिली, वो डॉलर मिले जिनकी हमें उस वक्त सख्त जरूरत थी। तो ये उस 14 दिन वाले संकट से बाहर निकलने की एक बहुत बड़ी संजीवनी थी। काफी स्मार्ट कदम था ये। बहुत स्मार्ट। लेकिन इस पूरे संकट की जड़ में ना एक बहुत ही बुनियादी आर्थिक पहेली छिपी हुई थी। कौन सी पहेली? आर्थिक समृद्धि बनाम आर्थिक विकास की पहेली। अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैं तो हमेशा से सोचता था कि ये दोनों शब्द एक ही चीज है। मतलब क्या समृद्धि और विकास के बीच का अंतर वैसा ही है जैसे केवल बैंक बैलेंस बढ़ना और वास्तविक रूप से स्वास्थ्य और खुशी में इजाफा होना? यही वो सबसे बड़ी भूल थी जो हम आजादी के बाद से कर रहे थे। कैसे? आर्थिक समृद्धि जो है ना, वो सिर्फ पैसों और मात्रा की बात करती है, जैसे देश की GDP कितनी बढ़ी या प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ों में कितनी वृद्धि हुई। मतलब ये सिर्फ नंबर्स का खेल है? हाँ, ये पूरी तरह से मात्रात्मक है। लेकिन जो आर्थिक विकास है वो जीवन स्तर में सुधार लाता है, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करता है। तो मतलब अगर देश में पैसा आ रहा है लेकिन वो पैसा सिर्फ चंद लोगों की जेब में जा रहा है और आम इंसान को अच्छी शिक्षा या अस्पताल नहीं मिल रहे हैं, तो समृद्धि तो हो रही है लेकिन विकास नहीं हो रहा है। एकदम सही।
अब समझ में आया। हमारे स्रोत में कुछ बड़े विद्वानों के कथन भी हैं जो इसे बहुत खूबसूरती से समझाते हैं। जैसे अमर्त्य सेन के अनुसार विकास अधिकारिता, क्षमता विस्तार और स्वतंत्रता है। मतलब लोगों के पास चॉइस होनी चाहिए। बिल्कुल। और वहीं महबूबुल हक के अनुसार यह गरीबी के विरुद्ध लड़ाई है। तो अगर हम डॉट्स कनेक्ट करें तो 1991 से पहले भारत में केवल समृद्धि के आंकड़े ही देखे जा रहे थे। लेकिन असली विकास का ढांचा तो चरमरा गया था। हाँ, और उसी कमजोर ढांचे ने उस बड़े संकट को जन्म दिया। तो फिर जब वो पुराने तरीके काम नहीं कर रहे थे और देश उस आईसीयू में पहुंच गया, तब 24 जुलाई 1991 को एक नया मॉडल पेश किया गया। जी, राव मनमोहन मॉडल। तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का ये मॉडल, जिसने अर्थव्यवस्था की वो भारी जंजीरें आखिरकार खोल दी, इसे हम एलपीजी रिफॉर्म्स कहते हैं। बिल्कुल, एल, पी और जी। चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। हाँ, सबसे पहले एल पर आते हैं, उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन। स्रोत के अनुसार इसका सीधा सा मतलब था लाइसेंस राज का खात्मा। और ये लाइसेंस राज कितना खौफनाक था ना, इसका अंदाजा शायद आज की पीढ़ी को हो ही नहीं। मैंने सुना है हर छोटी चीज के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी। हाँ, अगर आपकी एक छोटी सी फैक्ट्री है और आपको अपनी उत्पादन क्षमता थोड़ी सी भी बढ़ानी है, तो आपको दिल्ली के सरकारी दफ्तरों के महीनों चक्कर काटने पड़ते थे। बाप रे। तो उदारीकरण ने इस पूरे सिस्टम को खत्म कर दिया और आज स्थिति यह है कि सिर्फ 5 विशेष उद्योगों के लिए ही लाइसेंस अनिवार्य है। हाँ, सिर्फ 5। मुझे सोचने दीजिए, ये पक्का वो चीजें होंगी जिन्हें सरकार यूं ही किसी को बनाने नहीं दे सकती। बिल्कुल, ये मुख्य रूप से सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े क्षेत्र हैं, जैसे खतरनाक रसायन, रक्षा और एरोस्पेस उपकरण। डिफेंस तो जाहिर सी बात है। इसके अलावा अल्कोहल और तंबाकू, मादक पदार्थ यानी ड्रग्स, और आखिर में विस्फोटक और कुछ खास इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ। बस। मतलब इन 5 को छोड़कर बाकी सबके लिए लाल फीता काटकर रास्ता एकदम साफ कर दिया गया। बिल्कुल। चलिए, ये तो हुई व्यापार करने की आजादी। अब पी पर आते हैं, निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन। जब मैं इसके आंकड़े पढ़ रहा था तो थोड़ा हैरान हुआ। क्या पढ़ा आपने? 1956 में हमारे पास 17 पूरी तरह से सार्वजनिक उद्योग थे, मतलब फुल्ली सरकारी, और 1991 के सुधारों में उन्हें घटाकर सिर्फ 3 कर दिया गया। हाँ, काफी बड़ा कट था। आज तो खैर केवल 2 ही क्षेत्र पूर्णतः सार्वजनिक हैं, परमाणु ऊर्जा और रेलवे परिवहन। हालांकि स्रोत ये भी बताते हैं कि 2014 से रेलवे में भी निजीकरण की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। सही बात है। लेकिन मेरी एक शंका है यहाँ पर। आजादी के बाद सरकारी कंपनियों का मकसद तो सबको समान अधिकार और रोजगार देना था ना? तो रातों रात उन्हें बेचना या निजी हाथों में सौंपना, क्या उस वक्त आम लोगों को ये देश बेचने जैसा नहीं लगा होगा? ये बहुत ही गहरा सवाल है। भावना के स्तर पर सोचें तो ये बिल्कुल वैसा ही लगता है, लेकिन तर्क और अर्थशास्त्र के नजरिए से तस्वीर बहुत अलग थी। अच्छा, कैसे? करोड़ों का घाटा सह रही है और उस घाटे की भरपाई उसी आम आदमी के टैक्स के पैसों से हो रही है, तो क्या वो वाकई देश की भलाई कर रही है? ओह, मतलब वो सरकारी कंपनियां सफेद हाथी बन चुकी थी। बिल्कुल। सरकार का काम व्यापार करना नहीं है, सरकार का काम है व्यापार के लिए सही माहौल बनाना। इसीलिए ये कड़ा फैसला लेना बहुत जरूरी था। समझ गया। और अब आते हैं इस एलपीजी तिकड़ी के तीसरे और आखिरी पिलर पर, जी यानी वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन। डॉक्टर मनमोहन सिंह को इसका जनक माना जाता है भारत में। हाँ, और इसका सीधा सा मतलब था भारत को एक ग्लोबल विलेज बना देना, दुनिया के साथ जोड़ देना। इस पूरे ढांचे को खड़ा करने के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण समितियां भी बनी थी। हाँ, जैसे 1991 की चलैया समिति, जिसने कर सुधार यानी टैक्स रिफॉर्म्स किए थे। और उससे भी बड़ी थी नरसिम्हन समिति, जो 1991 और फिर 1998 में आई। जी। इसने बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़े सुधार किए। हाँ, स्रोत में लिखा है कि नरसिम्हन समिति ने एनपीए यानी जो डूबते हुए कर्ज थे उन्हें घटाने का सुझाव दिया और सीआरआर तथा एसएलआर को कम करने की सिफारिश की। बिल्कुल। एक सेकंड, ये सीआरआर और एसएलआर, ये वो टेक्निकल शब्द हैं जो अक्सर न्यूज़पेपर में डराते हैं। क्या हम इसे थोड़ा आसान भाषा में समझ सकते हैं? बहुत आसान है। सीआरआर का मतलब है कैश रिजर्व रेशियो। रिजर्व बैंक का एक नियम होता है कि हर बैंक को अपने पास जमा हुए पैसों का एक फिक्स्ड हिस्सा रिजर्व बैंक के पास लॉक करके रखना पड़ता है। अच्छा, सिक्योरिटी के लिए। हाँ, वो पैसा बैंक किसी को लोन पर नहीं दे सकता। अब सोचिए, अगर नरसिम्हन समिति के कहने पर आरबीआई वो नियम थोड़ा ढीला कर दे और उस तिजोरी का कुछ पैसा आजाद कर दे, तो क्या होगा? तो बैंकों के पास बाजार में बांटने के लिए ज्यादा पैसा होगा। वो आम लोगों को और व्यवसायों को ज्यादा लोन दे पाएंगे। सटीक। और जब व्यवसायों को आसानी से लोन मिलेगा तो नई फैक्ट्रियां लगेंगी, नौकरियां पैदा होंगी और अर्थव्यवस्था का पहिया तेजी से घूमेगा।
क्या बात है। और जब हम इसी आजादी को कानूनी नजरिए से देखते हैं ना, तो मुझे फेरा से फेमा तक का सफर बड़ा ही अनोखा लगा। हाँ, वो बहुत दिलचस्प है। विदेशी मुद्रा पर कंट्रोल रखने के लिए पहले फेरा कानून था 1973 का, जो बहुत ही कड़ा था, लेकिन 1999 में उसे हटाकर फेमा लाया गया, जो काफी लचीला था। बिल्कुल। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि सरकार ने चीजों को कंट्रोल करने की जगह उन्हें मैनेज करना शुरू कर दिया। ये तो बिल्कुल एक सख्त जेलर की भूमिका छोड़कर एक मेंटोर बनने जैसा था। जेलर से मेंटर, ये बहुत ही उम्दा एनालॉजी है। और ये जो मानसिकता में बदलाव था, ये सिर्फ विदेशी मुद्रा तक सीमित नहीं था। और कहाँ दिखाई है? भारत के कॉर्पोरेट जगत पर लगा एक बहुत बड़ा ताला भी तोड़ा गया। MRTP एक्ट को हटा दिया गया। हाँ, 1969 का वो एकाधिकार रोकने वाला कानून, और उसकी जगह 2002 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI ने ले ली। लेकिन MRTP को हटाना इतना जरूरी क्यों था? इसके पीछे का लॉजिक समझिए। MRTP कानून का मूल उद्देश्य था कि कोई भी भारतीय कंपनी इतनी बड़ी ना हो जाए कि बाजार में उसकी मोनोपोली बन जाए। ये तो अच्छी बात लगती है ना, कोई एक कंपनी पूरे बाजार को क्यों खा जाए? बंद अर्थव्यवस्था में तो ये अच्छी बात है, लेकिन वैश्वीकरण के बाद हमने अपने दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए थे। फॉरेन कंपनीज आ रही थीं। बिल्कुल। बाजार में विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ रही थीं, जो पहले से ही बहुत विशाल थीं। अगर हमारी कंपनियों को MRTP के तहत छोटा ही रखा जाता, तो वो उन विदेशी दिग्गजों से मुकाबला कैसे करती? ओह, वो तो कुचल दी जाती। मतलब अगर आपको ग्लोबल रेस ट्रैक पर दौड़ना है तो अपने खिलाड़ियों के पैरों में जंजीर नहीं डाल सकते। एकदम सही। इसलिए MRTP को खत्म करके CCI लाया गया, ताकि बस फेयर कंपटीशन बना रहे, कोई बेईमानी ना करे। हाँ, इसीलिए कंपनियों के मर्जर या विलय में सरकार का अनावश्यक दखल खत्म हो गया। और इसका नतीजा ये हुआ कि उदारीकरण के बाद जब भारतीय कंपनियों को बढ़ने की आजादी मिली, तो वे कॉर्पोरेट टाइटन्स बन गईं, वैश्विक स्तर पर विशाल हो गईं। बिल्कुल। और इनकी इसी कामयाबी को सम्मान देने के लिए सरकार ने इन्हें विशेष दर्जे दिए, जैसे महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। महारत्न का दर्जा कोई मामूली बात नहीं है। हाँ, इसके तो आंकड़े ही बहुत भारी हैं। 25,000 करोड़ रुपए का औसत टर्नओवर, 15,000 करोड़ की नेटवर्थ और 5,000 करोड़ का शुद्ध लाभ। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ असली बात इन नंबरों में नहीं, बल्कि इस दर्जे से मिलने वाली आजादी में है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। असली जादू वो आजादी ही है। एक महारत्न कंपनी सरकार से बिना पूछे 5,000 करोड़ रुपए तक का स्वतंत्र निवेश कर सकती है। और नवरत्न कंपनियां 1,000 करोड़ तक। हाँ, और मिनी रत्न कंपनियां 500 करोड़ तक का निवेश अपने दम पर कर सकती हैं, बशर्ते वे लगातार 3 साल लाभ में हों। उन्हें हर छोटे फैसले के लिए फाइल लेकर दिल्ली नहीं दौड़ना पड़ता। अब एक तरफ हमारी ये कंपनियां दुनिया जीत रही थी और देश की कुल कमाई बढ़ा रही थी। तो यहीं से हम अपनी चर्चा के एक और बड़े हिस्से पर आते हैं, राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जब हम इतने बड़े आंकड़ों की बात कर रहे हैं तो एक सवाल जहन में आता है कि आखिर इस पूरे देश की कमाई को मापना कब और कैसे शुरू हुआ? अगर हम इसकी वैज्ञानिक परिभाषा की बात करें तो ये अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ की किताब वेल्थ ऑफ नेशंस का संदर्भ लेते हुए प्रोफेसर साइमन कुजेनिट्स के मॉडल पर आधारित है। और इसकी परिभाषा क्या कहती है? इसकी स्पष्ट परिभाषा है एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य, फाइनल मॉनेटरी वैल्यू। हाँ, और इसमें घरेलू सीमा और विदेशों में अर्जित आय दोनों शामिल होती हैं। लेकिन जब मैं इसका इतिहास देख रहा था ना, तो मैं पूरी तरह से हैरान रह गया। दादा भाई नौरोजी के आंकड़ों को देखकर। हाँ, 1876 में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, बिना किसी कंप्यूटर या एक्सेल शीट के। पूरे देश की आय का अनुमान लगाना ये अपने आप में एक मास्टरपीस था। बिल्कुल था। उन्होंने 1868 के आंकड़ों पर अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में ये बताया कि तब एक भारतीय की प्रति व्यक्ति आय मात्र 20 रुपए थी। सिर्फ 20 रुपए। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि नौरोजी का वो 20 रुपए का आंकड़ा सिर्फ एक गणित का नंबर नहीं था। तो क्या था? वो ब्रिटिश हुकूमत के आर्थिक शोषण, जिसे इकोनॉमिक ड्रेन कहते हैं, उसका सबसे बड़ा सबूत था। मतलब अंग्रेज कैसे हमारा पैसा चूस के ले रहे थे? बिल्कुल। इसके बाद अगर हम वैज्ञानिक आधार की बात करें तो डॉक्टर VKRV राव ने 1931-32 में इसे पहली बार वैज्ञानिक तरीके से मापा था। और आजादी के बाद तो इसके लिए बाकायदा समितियां बन गई। हाँ, 1949 में PC महालनोबिस की अध्यक्षता में आधिकारिक समिति बनी और उनकी 1951 की रिपोर्ट के अनुसार देश की कुल आय 8,710 करोड़ थी और वो प्रति व्यक्ति आय जो 20 रुपए थी वो बढ़कर 225 रुपए हो गई थी। बिल्कुल सही। 20 रुपए से लेकर आज के लाखों करोड़ तक का सफर। लेकिन आज के इस आधुनिक और जटिल दौर में आखिर भारत का ये स्कोर कीपर है कौन?
ये सारा भारी भरकम काम कौन करता है? काफी समय तक ये काम सीएसओ करता था, जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी। लेकिन 2019 में एक बड़ा बदलाव हुआ। सीएसओ और एनएसएसओ का विलय करके अब एनएसओ यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बना दिया गया है। तो अब सारा काम एनएसओ करता है, और मैंने पढ़ा कि वो अपनी गणना के लिए एक आधार वर्ष यानी बेस ईयर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि अभी 2011-12 है। हाँ, इसे 2015 से लागू किया गया था। तो ये बेस ईयर का कॉन्सेप्ट क्या है? क्या ये महंगाई के प्रभाव को हटाने के लिए है? बिल्कुल। चलिए इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए पिछले साल आपके शहर में समोसे 10 रुपए के मिलते थे और पूरे शहर ने मिलकर 100 समोसे बनाए, तो कुल आय कितनी हुई? 10 गुणे 100, 1000 रुपए। ठीक है। अब इस साल शहर ने फिर से सिर्फ 100 समोसे ही बनाए, लेकिन महंगाई की वजह से समोसे की कीमत 15 रुपए हो गई। तो अब टोटल आय 1500 रुपए दिखेगी। हाँ, तो अगर आप सिर्फ नंबर देखेंगे तो लगेगा कि हमारी अर्थव्यवस्था तो 50% बढ़ गई, हम तो बहुत अमीर हो गए। लेकिन असलियत में तो हमने एक भी नया समोसा नहीं बनाया। यही कैच है। आधार वर्ष ये सुनिश्चित करता है कि हम कीमतों को एक जगह स्थिर कर दें, ताकि हम वास्तविक उत्पादन में वृद्धि को माप सकें, ना कि सिर्फ बढ़ी हुई महंगाई को। अरे वाह, क्या सिंपल और शानदार तरीका इसे समझने का। अब इसे मापने की 3 विधियां हैं: उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। हाँ, साइमन कुजनेट्स का मॉडल। और यहाँ एक मैजिक ट्रिक बताई गई है कि उत्पादन बराबर आय बराबर व्यय। मतलब किसी भी विधि से गणना करें, मान हमेशा समान ही आएगा। ये कैसे हो सकता है? ये कोई जादू नहीं है, ये अर्थव्यवस्था का एक चक्र है। कैसे? देखिए, जब किसी फैक्ट्री में कोई नया उत्पादन होता है तो उसे बनाने वाले मजदूरों को सैलरी मिलती है, मालिक को मुनाफा होता है। तो वही उत्पादन उनकी आय बन जाता है। अच्छा, तो उत्पादन से आय पैदा हुई और फिर वही लोग उस आय को लेकर बाजार जाते हैं और चीजें खरीदते हैं, यानी वे पैसा खर्च करते हैं जो उनका व्यय बन जाता है। तो एक व्यक्ति का खर्च दूसरे की आय बन गया। बिल्कुल, लेकिन ये चक्र तभी काम करेगा जब कोई नया उत्पादन हो। So what does this all mean? अगर मैं अपनी 5 साल पुरानी कार आज किसी को बेच दूं या अचानक मेरी कोई लॉटरी लग जाए, तो मैं तो अमीर हो रहा हूं ना? तो क्या मेरे देश की राष्ट्रीय आय में इसका 1 रुपया भी जुड़ेगा? 1 रुपया भी नहीं जुड़ेगा। क्यों? पैसे का लेन देन तो हुआ है। क्योंकि कोई नई चीज नहीं बनी ना। पुरानी कार का उत्पादन 5 साल पहले ही गिना जा चुका है। ओहो, तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप है। बिल्कुल, स्रोत में साफ साफ 5 चीजें बताई गई हैं जो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती। पहला, पेंशन और बेरोजगारी भत्ता। हाँ, क्योंकि ये ट्रांसफर पेमेंट्स है, बिना किसी काम या नए उत्पादन के मिला पैसा। दूसरा, पिछले वर्ष का उत्पादन या बचा हुआ स्टॉक, जैसे मेरी पुरानी कार। सही। तीसरा, लॉटरी, सट्टेबाजी या शेयर बाजार से अचानक हुआ लाभ। चौथा, पुरानी वस्तुओं यानी सेकंड हैंड गुड्स की बिक्री। और पांचवा, विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में कमाया गया लाभ, क्योंकि वो पैसा आखिरकार उनके अपने देश चला जाता है। तो टेक अवे नोट यही है कि जो पैसा बिना किसी नई उत्पादक गतिविधि के मिला है, वो राष्ट्रीय आय नहीं है। एकदम सटीक। लेकिन जब मैं उत्पाद विधि के बारे में पढ़ रहा था तो नोट्स में एक बहुत ही खतरनाक जाल का जिक्र था। इसे दोहरी गणना या डबल काउंटिंग कहा गया है। मुझे लगता है कि ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ये राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली सबसे बड़ी भूल है। अगर इससे ना बचाया जाए तो पूरे आंकड़े गलत हो जाते हैं। इसे मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ जो मुझे रिसर्च में मिला था। मान लीजिए एक किसान ने अपने खेत में 100 रुपए की कपास उगाई। सरकार ने अपनी डायरी में लिख लिया कि देश की आय 100 रुपए हो गई। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। अब वह कपास एक मिल में गई जहां उसका सूत बना और वह सूत 150 रुपए में बिका। सरकार ने फिर लिख लिया कि अरे वाह, 150 रुपए की आय और हो गई। और यही गड़बड़ शुरू हो जाती है। बिल्कुल। फिर उस सूत से एक कमीज बनी जो बाजार में 300 रुपए में बिकी। सरकार ने उसे भी जोड़ लिया। तो अगर हम 100, 150 और 300 को जोड़ दें तो कागज पर आय 550 रुपए हो गई। लेकिन क्या सच में देश ने 550 रुपए का नया सामान बनाया? कपास तो एक ही थी ना। एकदम सही पकड़ा आपने। अगर हम इसी तरह हर कदम पर पूरी कीमत जोड़ते रहें तो हमारी अर्थव्यवस्था असलियत से कई गुना ज्यादा बड़ी और झूठी लगने लगेगी। और यहीं पर इस समस्या का हल निकल कर आता है, जिसे मूल्य वर्धित विधि या वैल्यू एडिशन मेथड कहते हैं। तो ये वैल्यू एडिशन काम कैसे करता है? इसमें हम पूरी वस्तु की कीमत बार बार नहीं जोड़ते। हम सिर्फ ये देखते हैं कि हर नए चरण में पिछले चरण के मुकाबले कितना नया मूल्य या वैल्यू जोड़ी गई। चलिए आपके ही उदाहरण को लेते हैं। जी, किसान वाली बात। हाँ, किसान ने 100 रुपए की कपास उगाई। ठीक है, हमने 100 रुपए जोड़ लिए। अब सूत बनाने वाले ने उसे 150 में बेचा। उसने नया क्या किया?
उसने 100 रुपए की कपास में सिर्फ 50 रुपए की अपनी मेहनत और हुनर जोड़ा है। अच्छा, तो हम 150 नहीं, सिर्फ वो नया 50 रुपए जोड़ेंगे। बिल्कुल। और फिर कमीज बनाने वाले ने 150 के सूत को 300 की कमीज में बदला, मतलब उसने 150 रुपए का वैल्यू एडिशन किया। तो हम सिर्फ उस 150 को जोड़ेंगे। तो अगर मैं गणित लगाऊं, 100 रुपए कपास के, 50 रुपए सूत के वैल्यू एडिशन के और 150 रुपए कमीज के वैल्यू एडिशन के, कुल मिलाके हुए 300 रुपए। और मजेदार बात देखिए, कमीज की अंतिम बाजार कीमत भी तो 300 रुपए ही है। अरे हाँ, ये तो बिल्कुल सटीक बैठ गया। तो चाहे आप हर चरण के वैल्यू एडिशन को जोड़ें या सीधे अंतिम उत्पाद की कीमत को ले लें, बात एक ही है। इससे वो डबल काउंटिंग का जाल पूरी तरह कट जाता है। ये सच में दिमाग की बत्ती जलाने वाला कॉन्सेप्ट है। अब अगर हम दूसरी विधि पर आएं, यानी आय विधि। यहाँ रिसर्च में बताया गया है कि आय को नापने के लिए साधन आय या फैक्टर इनकम के 4 स्तंभों को जोड़ा जाता है। हाँ, भूमि का किराया, श्रम की मजदूरी, पूंजी का ब्याज और उद्यमी का लाभ। मुझे मजदूरी और किराया तो समझ आता है, लेकिन ये उद्यमी का लाभ को एक अलग स्तंभ क्यों माना गया है? मतलब क्या उद्यमी भी एक तरह का मजदूरी नहीं है जो अपनी ही कंपनी में काम कर रहा है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। देखने में लगता है कि उद्यमी और मैनेजर एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन अर्थशास्त्र की दुनिया में दोनों बिल्कुल अलग हैं। एक मैनेजर या मजदूर को महीने के अंत में अपनी तय सैलरी मिलनी ही है, चाहे कंपनी फायदे में हो या नुकसान में, है ना? बिल्कुल। लेकिन उद्यमी वो इंसान है जो अपना पैसा, समय और करियर दांव पर लगाता है। वो भारी रिस्क ले रहा है। अगर कल को माल नहीं बिका तो उसे कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि वो कर्ज में डूब जाएगा। तो उस रिस्क को उठाने का इनामी लाभ है? एकदम सही। उस रिस्क के इनाम को ही प्रॉफिट कहते हैं। और बिना इस लाभ की उम्मीद के कोई भी नई फैक्ट्री या बिजनेस शुरू ही नहीं करेगा। समझ गया। मतलब उत्पादन के इन 4 पहियों, जमीन, मेहनत, पैसा और रिस्क के बिना अर्थव्यवस्था की गाड़ी नहीं चल सकती। और व्यय विधि में हम बस ये देखते हैं कि लोग, सरकार और विदेशी हमारे सामान पर कुल कितना खर्च कर रहे हैं। लेकिन सबसे कमाल की बात जो मुझे नोट्स में लगी वो ये है कि आप इन तीनों में से कोई भी रास्ता अपना लें, उत्पादन गिने, लोगों की आय गिने या खर्च गिने, अंतिम नंबर बिल्कुल बराबर आता है। यही तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जादू है। पैसा कहीं गायब नहीं होता, बस एक हाथ से दूसरे हाथ में अपना रूप बदल लेता है। चलिए, तो अब हमारे पास देश की कुल आय का एक बड़ा सा नंबर आ गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से और दिलचस्प हो जाती है। वो कैसे? क्योंकि अगला सवाल यह है कि ये पैसा आखिर पैदा कहाँ हो रहा है। और यहीं हमारी मुलाकात उन 2 भारी भरकम शब्दों से होती है जो हर न्यूज चैनल पर सुनाई देते हैं, जीडीपी और जीएनपी। हाँ, ये दोनों शब्द बहुत भ्रम पैदा करते हैं। अगर हम इन शब्दों की परतें खोलें तो ये बहुत ही तार्किक है। चलिए जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से शुरू करते हैं, जिसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। जी। इस पूरे शब्द में जो सबसे अहम हिस्सा है वो है घरेलू या डोमेस्टिक। जीडीपी का सारा फोकस सिर्फ एक सवाल पर है, उत्पादन कहाँ हुआ, मतलब लोकेशन। बिल्कुल, लोकेशन। अगर कोई भी सामान या सेवा हमारे देश की घरेलू सीमा के भीतर बनी है तो वो हमारी जीडीपी का हिस्सा है। उसे किसने बनाया, एक भारतीय ने या एक अमेरिकी कंपनी ने, इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में आकर फोन बना रही है तो वो पूरी तरह से भारत की जीडीपी में जुड़ेगा, क्योंकि उत्पादन हमारी जमीन पर हुआ है। और यहीं पर नोट्स में एक ऐसा पॉइंट था जिसने मुझे सच में चौंका दिया। जी। जब हम घरेलू सीमा की बात करते हैं तो आमतौर पर दिमाग में भारत का नक्शा आता है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक की जमीन। हाँ, एक राजनीतिक नक्शा। लेकिन अर्थशास्त्र में इस सीमा का मतलब जमीन के नक्शे से कहीं ज्यादा बड़ा है। जैसे समुद्र का उदाहरण लेते हैं। नोट्स के मुताबिक हमारे तट से लेकर समुद्र में 200 नॉटिकल माइल दूर तक का जो इलाका है वो हमारी जीडीपी में आता है। बिल्कुल, वहाँ जो भी आर्थिक गतिविधि हो रही है वो हमारी है। वहाँ जो मछुआरे मछली पकड़ गए हैं या कंपनियां जो समुद्र की गहराई से तेल निकाल रही हैं, वो सब भारत की जीडीपी है। इसके अलावा आसमान में उड़ने वाले हमारे हवाई जहाज या अंतरिक्ष में घूम रहे उपग्रह, वे सब हमारी अर्थव्यवस्था की सीमा है। लेकिन जो सबसे अजीब और मजेदार उदाहरण मुझे लगा वो था दूतावासों का। अरे हाँ, दूतावासों वाला नियम सच में बहुत रोचक है। मतलब एक पल के लिए सोचिए, भारत का दूतावास वॉशिंगटन डीसी में है, वो अमेरिका की धरती पर खड़ा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नियमों और अर्थशास्त्र के मुताबिक वो दूतावास भारत की घरेलू सीमा माना जाएगा। हाँ, वो अमेरिका की जीडीपी का हिस्सा नहीं है। वहां काम करने वाले जो भी आय पैदा कर रहे हैं वो भारत की जीडीपी में जोड़ेंगी। ये तो ऐसा है जैसे दुनिया भर में भारत के छोटे छोटे आर्थिक टापू फैले हुए हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने से समझाया। जीडीपी का यही मतलब है,
किस स्थान पर बन रहा है। अब तस्वीर को पलट कर देखते हैं। दूसरा शब्द है जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जी, जहां जीडीपी लोकेशन पर टिका था, वहीं जीएनपी नागरिकता पर टिका है। इसमें राष्ट्रीय शब्द सबसे अहम है। तो इसमें हम ये नहीं देखते कि उत्पादन भारत के अंदर हो रहा है या बाहर। बिल्कुल नहीं। इसमें हम सिर्फ ये देखते हैं कि क्या ये आय एक भारतीय नागरिक ने पैदा की है। अगर एक भारतीय इंजीनियर दुबई में बैठकर सॉफ्टवेयर बना रहा है और पैसे कमा रहा है, तो वो भारत की जीएनपी में जुड़ेगा। लेकिन वो भारत की जीडीपी का हिस्सा नहीं था, क्योंकि वो दुबई में था, है ना? एकदम सही। तो जीडीपी से जीएनपी तक पहुंचने का गणित बहुत सीधा है। हम अपनी जीडीपी को लेते हैं, उसमें हम उन भारतीयों की कमाई जोड़ देते हैं जो विदेश में बैठकर पैसा कमा रहे हैं। ठीक है। और उसमें से हम उन विदेशियों की कमाई घटा देते हैं जो भारत में रहकर पैसा कमा रहे हैं और अपना मुनाफा वापस अपने देश भेज रहे हैं। इस लेन देन के नेट रिजल्ट को अर्थशास्त्र में NFIA या विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय कहते हैं। तो फॉर्मूला बना जीडीपी प्लस NFIA बराबर जीएनपी। इसको लेकर मेरे दिमाग में एक थॉट एक्सपेरिमेंट आ रहा है। बताइए, क्या है वो? मान लीजिए हम एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर दें। दुनिया के बाकी देशों से हमारा कोई लेन देन ना हो, कोई विदेशी भारत में काम नहीं कर रहा, कोई भारतीय बाहर नहीं जा रहा, ना हम कुछ आयात कर रहे हैं ना निर्यात। जिसे अर्थशास्त्र की भाषा में बंद अर्थव्यवस्था या क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। हाँ, तो ऐसी बंद दुनिया में जीडीपी और जीएनपी का क्या होगा? ये परीक्षा के नजरिए से भी एक बहुत ही क्लासिक सवाल है। अगर अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बंद है तो विदेशों से आय का कोई प्रवाह ही नहीं होगा। बाहर से आने वाला पैसा जीरो, बाहर जाने वाला पैसा जीरो। मतलब NFIA शून्य हो गया। बिल्कुल। और जब आप जीडीपी में शून्य जोड़ेंगे तो नतीजा क्या होगा? आपकी जीडीपी और जीएनपी बिल्कुल एक बराबर हो जाएगी। बंद अर्थव्यवस्था में लोकेशन और नागरिकता का अंतर ही खत्म हो जाता है। क्या बात है, ये लॉजिक एकदम पानी की तरह साफ है। अब आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि हमने आय को नाप तो लिया, लेकिन इसमें अभी भी कुछ अशुद्धियां बाकी हैं। आप किस तरह की अशुद्धियों की बात कर रहे हैं? जब हम फैक्ट्रियों में बड़ी बड़ी मशीनें चलाते हैं, ट्रैक्टरों से खेत जोतते हैं, तो ये मशीनें हमेशा नई तो नहीं रहती। इनमें टूट फूट होती है, इनकी उम्र कम होती है। क्या इस नुकसान का असर हमारी राष्ट्रीय आय पर नहीं पड़ना चाहिए? बिल्कुल पड़ना चाहिए। और यहीं से हम सकल आंकड़ों से शुद्ध यानी नेट आंकड़ों की तरफ बढ़ते हैं। आपने एकदम सही कहा कि मशीनों और इमारतों की वैल्यू समय के साथ कम होती है। जैसे अगर मैंने आज 10 लाख की कार खरीदी, तो कल उसकी कीमत 10 लाख तो नहीं रहेगी। हाँ, इस घिसावट या टूट फूट को अर्थशास्त्र में मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो अगर हमें देश की एकदम शुद्ध आय जाननी हो, तो हमें इस मूल्यह्रास को हटाना होगा। एकदम सही। जब आप जीएनपी में से इस मूल्यह्रास के खर्चे को घटा देते हैं, तो जो बचता है उसे NNP या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। यह किसी भी अर्थव्यवस्था का सबसे साफ और शुद्ध आंकड़ा होता है। लेकिन रिसर्च पढ़ते हुए मैं यहाँ थोड़ा उलझ गया था, क्योंकि ये NNP भी दो तरह से नापा जाता है। एक है मार्केट प्राइस पर और दूसरा है फैक्टर कॉस्ट पर। हाँ, ये अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। इसे समझने के लिए मैं एक कुर्सी का उदाहरण लेना चाहूंगा। आप बताइएगा कि मैं सही सोच रहा हूं या नहीं। बिल्कुल, उदाहरण से चीजें ज्यादा साफ होती हैं। बताइए। मान लीजिए एक फैक्ट्री में एक लकड़ी की कुर्सी बनी। उसे बनाने में मजदूर की दिहाड़ी, लकड़ी की कीमत, फैक्ट्री का किराया सब मिलाकर 100 रुपए का खर्च आया। ये जो 100 रुपए हैं, ये असल में उन साधनों की कीमत है जो उत्पादन में लगे, तो इसे फैक्टर कॉस्ट कहेंगे। सही? एकदम सही। ये फैक्ट्री के गेट के अंदर की वास्तविक कीमत है। अब ये कुर्सी फैक्ट्री से निकलकर एक ट्रक में बैठती है और बाजार तक जाती है। लेकिन क्या कोई ग्राहक इसे 100 रुपए में खरीद पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि रास्ते में सरकार खड़ी है। बिल्कुल। सरकार कहेगी, भाई साहब, इस पर 20 रुपए का इनडायरेक्ट टैक्स या GST लगेगा। तो कुर्सी हो गई 120 रुपए की। लेकिन कभी कभी कहानी उल्टी भी होती है। मान लीजिए वो कुर्सी नहीं, किसानों के लिए खाद का बोरा है। हाँ, तो सरकार कहेगी, ये खाद तो किसानों के लिए बहुत जरूरी है, इसे 100 में मत बेचो, हम तुम्हें 30 रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। तो अब वो 100 रुपए की खाद बाजार में 70 रुपए की मिलेगी। तो कुल मिलाकर खेल ये है कि बाजार की कीमत में टैक्स जुड़ चुका होता है और सब्सिडी घट चुकी होती है। और यही वजह है कि अर्थशास्त्री मार्केट प्राइस पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि टैक्स और सब्सिडी तो सरकारें अपने राजनीतिक या सामाजिक फायदों के हिसाब से रातों रात बदल सकती हैं। इससे तो देश के असली उत्पादन की सही तस्वीर नहीं मिलेगी। इसीलिए
अगर आपको जानना है कि देश ने असल में कितनी वैल्यू पैदा की, तो आपको सारे टैक्स हटाकर और सब्सिडी वापस जोड़कर वापस उस फैक्ट्री के गेट वाली कीमत यानी फैक्टर कॉस्ट पर जाना होगा। और इसीलिए नोट्स में एक जगह बहुत ही मोटे अक्षरों में लिखा था कि द किंग ऑफ इकोनॉमी यानी असली राष्ट्रीय आय और कुछ नहीं बल्कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ही है। बिल्कुल। मतलब इतने सारे शब्द जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, लेकिन राजा सिर्फ एक है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। यही वो अंतिम और सबसे शुद्ध नंबर है जो देश की आर्थिक सेहत का सही एक्सरे दिखाता है। लेकिन अब एक आम इंसान के नजरिए से सोचते हैं, आपने बता दिया कि देश की राष्ट्रीय आय लाखों करोड़ों में है, लेकिन मेरे बैंक अकाउंट में तो वो करोड़ों रुपए नहीं आ रहे। तो इस विशाल राष्ट्रीय आय और एक आम नागरिक की निजी जेब के बीच का सफर कैसे तय होता है? ये सफर तय होता है व्यक्तिगत आय यानी पर्सनल इनकम और व्यय योग्य आय के कॉन्सेप्ट से। इसे थोड़ा और खोलते हैं। देखिए, राष्ट्रीय आय देश का नंबर है, लेकिन उसमें से कॉर्पोरेट टैक्स, कंपनियों का वो मुनाफा जो वो बांटती नहीं है, ये सब कट जाता है। जो पैसा वास्तव में लोगों के हाथों में पहुंचता है वो है व्यक्तिगत आय या पीआई। तो क्या ये व्यक्तिगत आय वो पैसा है जिसे मैं कल जाकर बाजार में अपनी मर्जी से उड़ा सकता हूँ? काश ऐसा होता, लेकिन यहाँ फिर से सरकार आती है। इस बार वो इनडायरेक्ट टैक्स नहीं बल्कि सीधा आपकी कमाई पर डायरेक्ट टैक्स या इनकम टैक्स मांगती है। आउच, ये दर्दनाक है। हाँ, और जब आपकी व्यक्तिगत आय में से इनकम टैक्स काट लिया जाता है, तब जो पैसा आपकी जेब में बचता है वो है आपकी व्यय योग्य आय या डिस्पोजेबल इनकम। अच्छा, तो ये वो पैसा है जिस पर मेरा पूरा कंट्रोल है? बिल्कुल, यही वो असली पैसा है जिसका आप खुद फैसला कर सकते हैं कि इसे बचाना है, फिल्म देखनी है या कुछ खरीदना है। बाजार में असली डिमांड इसी पैसे से पैदा होती है। और अगर हमें ये मापना हो कि कोई देश कितना खुशहाल है, तो क्या हम सिर्फ जीडीपी देख लें? नहीं, सिर्फ जीडीपी देखना बहुत भ्रामक हो सकता है। मान लीजिए भारत की जीडीपी बहुत बड़ी है, लेकिन हमारी जनसंख्या भी तो बहुत ज्यादा है। हाँ, 1 अरब 40 करोड़ से ज्यादा। इसलिए किसी देश के नागरिकों का औसत जीवन स्तर नापने के लिए हम प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम का इस्तेमाल करते हैं। इसका सीधा सा गणित है, देश की कुल आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग दे दीजिए। इससे पता चलता है कि औसतन एक इंसान के हिस्से में कितना पैसा आ रहा है। हालांकि मुझे लगता है कि ये औसत भी कभी-कभी झूठ बोल सकता है। वो कैसे? जैसे अगर देश में 10 अरबपति हैं और 90 लोग भूखे हैं, तो औसत तो बहुत अच्छा दिखेगा, लेकिन असलियत कुछ और ही होती। ये बहुत ही गहरी और सटीक बात कही आपने। प्रति व्यक्ति आय हमें एक औसत तस्वीर जरूर देती है, लेकिन ये समाज में फैली असमानता को छुपा लेती है। फिर भी देशों की तुलना करने के लिए ये एक बहुत ही कारगर हथियार है। तो यहाँ तक हमने इस पूरी विशाल मशीन को समझ लिया। हमने जान लिया कि आय कैसे नापी जाती है, शुद्ध आय क्या होती है और इंसान की जेब तक पैसा कैसे पहुंचता है। लेकिन रिसर्च के दूसरे हिस्से में जब मैं गया तो मुझे एक नया ही पहलू देखा। और वो पहलू क्या था? इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, करोड़ों लोग, लाखों फैक्ट्रियां, ये सब बस ऐसे ही तो काम नहीं कर सकते। अगर इन्हें यूं ही छोड़ दिया जाए तो ये बिना स्टीयरिंग और बिना ब्रेक वाली एक तेज रफ्तार बस की तरह होगी जो कहीं भी टकरा सकती है। बहुत ही सटीक उपमा है। और इसी बस को सही दिशा में ले जाने वाले स्टीयरिंग व्हील का नाम है आर्थिक नियोजन या इकोनॉमिक प्लानिंग। मशहूर अर्थशास्त्री गुन्नार मिर्डल का एक कोट मुझे याद आ रहा है जो इन नोट्स में भी था। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था कि नियोजन असल में बाजार की शक्तियों में राज्य या सरकार के हस्तक्षेप की प्रणाली है। मतलब सब कुछ सिर्फ प्राइवेट कंपनियों के मुनाफे के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। बिल्कुल, क्योंकि अगर सब कुछ बाजार पर छोड़ दिया तो प्राइवेट कंपनियां शायद सिर्फ अमीरों के लिए महंगी गाड़ियां बनाएंगी क्योंकि उसमें ज्यादा मुनाफा है। गरीब किसानों के लिए सस्ते ट्रैक्टर कौन बनाएगा? ये तो है। देश के सीमित संसाधनों का सही इस्तेमाल करके समाज के हर वर्ग तक विकास पहुंचाने का रोड मैप तैयार करना ही नियोजन है। मैं हमेशा सोचता था कि भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत आजादी के बाद 1950 के दशक में हुई होगी, लेकिन नोट्स पढ़कर मैं सच में हैरान रह गया। आजादी से बहुत पहले ही हमारे देश के विचारक इस बात पर मंथन कर रहे थे। हाँ, भारत में प्लानिंग का इतिहास बहुत ही समृद्ध और पुराना है। जैसे 1934 की बात करें, सर एम विश्वेश्वरैया जो एक महान इंजीनियर थे, उन्होंने किताब लिखी थी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। सोचिए उस जमाने में कोई व्यक्ति 10 साल का प्लान बना रहा था कि देश की आय 2 गुनी कैसे की जाए। और फिर 1938 में जब कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ तो पहली बार आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। जी, और इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा दिलचस्प है, 1944 का बॉम्बे प्लान। हाँ, ये मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज था।
हम आमतौर पर सोचते हैं कि जो बड़े पूंजीपति या उद्योगपति होते हैं वो सरकार के कंट्रोल से नफरत करते हैं। वो चाहते हैं कि बाजार पूरी तरह आजाद हो। बिल्कुल ऐसा ही माना जाता है। लेकिन इस बॉम्बे प्लान में मुंबई के 8 सबसे बड़े उद्योगपतियों ने, जिसमें जेआरडी टाटा और जीडी बिरला शामिल थे, उन्होंने मिलकर खुद सरकार से कहा कि हमें एक प्लान्ड इकोनॉमी चाहिए। ऐसा क्यों? इसके पीछे बहुत ही तगड़ा बिजनेस लॉजिक था। उस समय भारत में न तो अच्छी सड़कें थीं, न बिजली के प्लांट, न बड़े बांध। कोई भी एक उद्योगपति अपने दम पर पूरे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकता था। ये तो सरकार ही कर सकती है। हाँ, उन्हें पता था कि अगर सरकार अपनी ताकत लगाकर बुनियादी ढांचा तैयार करेगी, तभी उनकी फैक्ट्रियों का माल पूरे देश में बिक पाएगा। इसीलिए उन्होंने 15 साल के एक भारी भरकम प्लान की रूपरेखा रखी। ये सच में एक बहुत ही व्यवहारिक नजरिया था। और आजादी के करीब आते आते तो जैसे योजनाओं की बाढ़ सी आ गई थी। और भी कई योजनाएं आई थी। हाँ, 1944 में ही श्रीमन नारायण ने एक गांधीवादी योजना पेश की, जिसका पूरा फोकस इस बात पर था कि पावर को सेंट्रलाइज मत करो, बल्कि गांव और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दो। फिर 1945 में एमएन रॉय आए ना? उन्होंने जनवादी योजना या पीपल्स प्लान दिया, जिसमें कृषि और आम जनता पर फोकस था। और अंत में 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना निकाली, जिसका मतलब ही था सबका उदय। इतने सारे अलग अलग विचार, इतने सारे विजन। बिल्कुल। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो इन सारे विचारों को एक जमीन पर उतारने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली संस्था की जरूरत महसूस हुई। और यहीं से जन्म हो तो। और शायद इसी भयानक दबाव के बीच योजना आयोग का जन्म हुआ था। सही कहा। ये वो संस्था थी जिसे देश के विकास का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसका काम था प्राथमिकताएं तय करना, कि मतलब पहले सड़कें बनेंगी या पहले बांध बनेंगे या पहले स्कूल खुलेंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि योजना आयोग के पास खुद की बनाई योजनाओं पर अंतिम मोहर लगाने की ताकत नहीं थी। अच्छा, और यहीं से कहानी में एक बेहद दिलचस्प मोड़ आता है। मतलब एक तरफ हमारे पास देश के सबसे बेहतरीन दिमाग, अर्थशास्त्री और विशेषज्ञ योजना आयोग में बैठकर दिन रात नीतियां बना रहे हैं। हाँ, लेकिन उनकी बनाई नीति तब तक जमीन पर नहीं उतर सकती थी जब तक कि उसे राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी की मंजूरी ना मिल जाए। बिल्कुल। 6 अगस्त 1952 को बनी इस संस्था को भारत का सुपर कैबिनेट कहा जाता था। अब यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है। अगर सारा दिमागी काम, सारा रिसर्च और सारा डेटा विश्लेषण योजना आयोग कर ही रहा था, तो फिर इस एनडीसी की जरूरत ही क्या थी? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। मतलब क्या ये सिर्फ नेताओं का एक समूह था जो विशेषज्ञों के काम पर अपनी राजनीतिक मोहर लगाता था? क्या ये सिर्फ एक रबर स्टाम्प था? देखिए, ये ऊपर से देखने में एक रबर स्टैम्प जैसा लग सकता है, लेकिन इसका काम बहुत गहरा और रणनीतिक था। इसे हमें भारत के संघीय ढांचे यानी केंद्र और राज्यों के संबंधों के चश्मे से देखना होगा। संघीय ढांचा। हाँ, योजना आयोग मुख्य रूप से केंद्र सरकार का एक अंग था, जो दिल्ली में बैठकर नीतियां बनाता था। लेकिन भारत की विविधता इतनी विशाल है कि दिल्ली के कमरे में बनी नीति केरल के तटीय इलाकों या उत्तर पूर्व के पहाड़ी राज्यों पर सीधे लागू नहीं की जा सकती। ये तो है। एनडीसी में खुद प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते थे, लेकिन इसके साथ ही देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल इसका हिस्सा होता था। ये वो मंच था जहां असली टकराव और सहमति बनती थी। चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। इसका मतलब है कि अगर योजना आयोग ने कह दिया कि पूरे देश में गेहूं की खेती पर फोकस होगा, तो एनडीसी की बैठक में दक्षिण भारत का कोई मुख्यमंत्री खड़ा होकर विरोध कर सकता था। बिल्कुल कर सकता था। वो कह सकता था कि हमारे राज्य ने तो चावल खाया जाता है, इसलिए हमें अलग नीति चाहिए। सटीक उदाहरण है। एनडीसी का मुख्य काम राज्यों का बाइन यानी उनकी पूर्ण सहमति लेना था, क्योंकि अगर नीतियां केंद्र बनाएगा तो उन्हें लागू तो राज्यों के प्रशासन को ही करना है ना। सही बात है। अगर राज्य किसी योजना से सहमत नहीं है तो वो योजना कागज पर ही दम तोड़ देगी। बिल्कुल। इसलिए एक स्पष्ट प्रक्रिया बनाई गई। योजना आयोग ड्राफ्ट तैयार करेगा, एनडीसी में उस पर तीखी बहस होगी, राज्यों की जरूरतें शामिल की जाएंगी, और जब एनडीसी उस पर मोहर लगाएगी तब जाकर वो नीति पूरे देश में लागू होगी। बिल्कुल। ये एक बहुत ही जरूरी चेक एंड बैलेंस था, ताकि नीतियां थोपी न जाएं बल्कि अपनाई जाएं। ये समन्वय वाकई बहुत जरूरी था, और इन्हीं दोनों संस्थाओं ने मिलकर भारत को उस युग में प्रवेश कराया जिसे हम पंचवर्षीय योजनाओं का युग कहते हैं। हाँ, 5 ईयर प्लान्स। 1 अप्रैल 1951 को पहली योजना के साथ इस सफर की शुरुआत हुई, जिसका मुख्य श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू की दूरगामी सोच को जाता है, जो सोवियत संघ के नियोजन मॉडल से काफी प्रभावित थे। कुल मिलाकर भारत ने 12 पंचवर्षीय योजनाएं देखी। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है पहली और दूसरी योजना के बीच का एकदम विपरीत दृष्टिकोण। ये बहुत ही अहम पॉइंट है।
पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 1956 तक चली, वो पूरी तरह से हेरल्ड डोमा मॉडल पर आधारित थी। इस मॉडल का मूल सिद्धांत बहुत सीधा है। क्या था वो सिद्धांत? अर्थव्यवस्था में बचत को बढ़ावा देना और उस बचत को उत्पादक पूंजी जैसे सिंचाई और कृषि में निवेश करना। उस समय देश के सामने सबसे बड़ा संकट भुखमरी का था। हाँ, क्योंकि विभाजन के कारण बहुत सा उपजाऊ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था। एकदम सही। इसलिए इस योजना का पूरा जोर कृषि, सिंचाई परियोजनाओं और बड़े बांधों के निर्माण पर रहा। और ये रणनीति शानदार रूप से सफल भी रही। मतलब 2.1% विकास दर का लक्ष्य रखा गया था और हमने 3.6% हासिल किया, जो कि उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। बम्पर फसल हुई, अनाज का उत्पादन बढ़ा, ऐसा लगा जैसे देश ने एक गहरी सांस ली है। लेकिन जैसे ही हम 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना में कदम रखते हैं, पूरा का पूरा आर्थिक गहरी बदल जाता है। हाँ, बिल्कुल एक यू टर्न। अचानक कृषि को पीछे छोड़ दिया जाता है और पीसी महालोनेबिस मॉडल के तहत पूरा फोकस भारी उद्योगों जैसे लोहा, स्टील और बड़ी मशीनरी पर आ जाता है। मैं बस ये सोच रहा था कि अगर कृषि इतनी सफल थी और लोग भूखे थे, तो इतनी जल्दी खेती से ध्यान हटाकर लोहे के बड़े बड़े कारखाने लगाने की क्या जरूरत आ पड़ी थी? ये फैसला अर्थशास्त्र के सबसे साहसिक जुओं में से एक माना जाता है। पीसी महालनोबिस का तर्क बहुत गहरा था। उनका मानना था कि सिर्फ खेती के दम पर कोई भी देश लंबी अवधि में अमीर या शक्तिशाली नहीं बन सकता। लॉजिकल है। अगर हमें कृषि को बढ़ाना है तो हमें ट्रैक्टर चाहिए। ट्रैक्टर बनाने के लिए कारखाने चाहिए। उन कारखानों को चलाने के लिए बिजली और स्टील चाहिए। इसे मशीनें बनाने वाली मशीनें तैयार करना कहते हैं। अरे वाह, मशीनें बनाने वाली मशीनें। हाँ, अगर भारत भारी उद्योगों की नींव नहीं रखेगा तो हम हमेशा सुई से लेकर रेल के डिब्बे तक हर चीज के लिए विदेशों पर निर्भर रहेंगे। ये आयात प्रतिस्थापन यानी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और आत्मनिर्भरता की एक आक्रामक रणनीति थी। भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर जैसे विशाल स्टील प्लांट इसी सोच का नतीजा थे। ये तर्क बहुत ही ठोस है। आप हमेशा दूसरों से मशीनें खरीदकर अपनी अर्थव्यवस्था नहीं चला सकते। बिल्कुल नहीं। ये दूसरी योजना भी 4.27% की विकास दर के साथ लगभग सफल ही रही। लेकिन इसके बाद जो तीसरी पंचवर्षीय योजना आई 1961 से 1966 के बीच, वो भारत के आर्थिक इतिहास का सबसे काला अध्याय साबित हुई। बहुत ही मुश्किल दौर था वो। 5.6% विकास दर का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन हासिल हुआ केवल 2.4%। पूरी अर्थव्यवस्था जिससे धड़ाम से गिर गई। ऐसा क्या हुआ था? देखिए, इसके पीछे के कारण अर्थशास्त्र के सिद्धांतों की विफलता नहीं थी, बल्कि वे झटके थे जो भारत के नियंत्रण से पूरी तरह बाहर थे। कोई भी आर्थिक मॉडल तभी काम करता है जब देश में शांति और स्थिरता हो। ये एक बहुत ही अहम बिंदु है। आर्थिक नीतियां हवा में नहीं बनती, वे भू राजनीति और प्रकृति के सीधे निशाने पर होती हैं। एकदम सही। तीसरी योजना के दौरान भारत को 1962 में चीन के साथ और 1965 में पाकिस्तान के साथ 2 विनाशकारी युद्ध लड़ने पड़े। जो पैसा, जो संसाधन देश में नई फैक्ट्रियां लगाने और रोजगार पैदा करने के लिए रखा गया था, उसे रातों रात सीमा पर हथियारों और सेना की रसद के लिए मोड़ना पड़ा। हाँ, और मानो इतना ही काफी ना हो, उसी दौरान देश ने सदी के सबसे भयानक सूखों में से एक का सामना किया। फसलें बर्बाद हो गई और भुखमरी फिर से एक विकराल रूप में सामने आ गई। इन झटकों ने भारत की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी थी। हालात इतने खराब हो गए कि पंचवर्षीय योजनाओं के सिलसिले को ही 3 साल के लिए रोकना पड़ा, जिसे हम योजना अवकाश कहते हैं। हाँ, प्लान हॉलिडे। 1966 से 1969 के इस दौर में हमें वापस एक साल की छोटी योजनाओं पर आना पड़ा, ताकि बस किसी तरह अर्थव्यवस्था को डूबने से बचाया जा सके। संघर्षों और युद्धों से उबरने के बाद अर्थव्यवस्था ने फिर से रफ्तार पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जिस योजना ने सबसे ज्यादा राजनीतिक और सामाजिक सुर्खियां बटोरी, वो थी 1974 में आई 5वीं पंचवर्षीय योजना, डीपी धर मॉडल वाली। बिल्कुल। इस योजना ने पहली बार एक बहुत ही स्पष्ट और भावनात्मक लक्ष्य रखा, गरीबी उन्मूलन। ये वही दौर था जब देश के कोने कोने में गरीबी हटाओ का नारा गूंज रहा था। नीतियां बन रही थीं, काम हो रहा था, लेकिन तभी राजनीति ने अर्थशास्त्र के रास्ते में एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी। और यहीं हम देखते हैं कि कैसे देश की सत्ता में होने वाले बदलाव सीधे तौर पर लंबी अवधि की नीतियों को पटरी से उतार देते हैं। 1978 का वो साल भारतीय नियोजन के इतिहास में एक अजीब सा प्रयोग ये क्या आया
केंद्र में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी और सत्ता में आते ही उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? उन्होंने चल रही 5वीं पंचवर्षीय योजना को उसके तय समय से 1 साल पहले ही खत्म घोषित कर दिया। ये बहुत ही अप्रत्याशित था। और उसकी जगह 1978 से 1980 के बीच एक बिल्कुल नया कंसेप्ट ले आए, रोलिंग प्लान या अनवरत योजना। गुन्नार मिडिल द्वारा रचित और डीटी लकड़ावाला द्वारा लागू किए गए इस रोलिंग प्लान का असल में मतलब क्या था? मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये सिर्फ पिछली सरकार के काम को मिटाने का राजनीतिक कदम था या इसके पीछे कोई आर्थिक तर्क भी था? इसके पीछे एक बहुत ही स्पष्ट आर्थिक तंत्र था। पारंपरिक पंचवर्षीय योजनाओं में एक बहुत बड़ी खामी होती है, वे बहुत कठोर होती हैं। कठोर मतलब रिजिड। हाँ। अगर आज से 5 साल बाद के लिए कोई लक्ष्य तय कर लिया और बीच में कोई बड़ा आर्थिक बदलाव आ गया तो उस योजना को बदलना बहुत मुश्किल होता है। रोलिंग प्लान का तंत्र लचीलापन लाता है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? इसमें हर साल अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है और उसी प्रदर्शन के आधार पर अगले साल के लक्ष्यों और बजट को अपडेट या रोल कर दिया जाता है। सैद्धांतिक रूप से ये एक शानदार विचार है क्योंकि ये आपको वास्तविक समय में नीतियां सुधारने का मौका देता है। लेकिन भारत के संदर्भ में सिद्धांत ज्यादा टिक नहीं पाया क्योंकि 1980 में फिर से सरकार बदली और नई सरकार ने आते ही इस रूलिंग प्लान को कचरे के डब्बे में डाल दिया और वापस पुरानी 5 साल वाली व्यवस्था लागू कर दी। यही तो राजनीतिक अस्थिरता का नुकसान है। हाँ, ये इस बात का क्लासिक उदाहरण है कि जब नीतियों में राजनीतिक स्थिरता का अभाव होता है तो पूरा देश उसकी कीमत चुकाता है। खैर, 6ठी योजना से लेकर 12वीं योजना तक भारत ने उदारीकरण का दौर देखा, दुनिया के लिए अपने बाजार खोले और समावेशी विकास की तरफ कदम बढ़ाया। बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे हम 21वीं सदी के दूसरे दशक में पहुंचे, ये साफ होने लगा कि 1950 के दशक में बनाया गया योजना आयोग अब पुराना पड़ चुका है। समय के साथ चुनौतियां बदल चुकी थी। दुनिया बहुत तेज हो गई थी, टेक्नोलॉजी का विस्फोट हो चुका था और राज्यों की अर्थव्यवस्थाएं भी अब काफी मजबूत हो चुकी थी। अब राज्यों को दिल्ली से निर्देश लेने की जरूरत नहीं थी, उन्हें एक साझेदार की जरूरत थी। और इसी जरूरत ने भारतीय इतिहास के एक नए युग को जन्म दिया। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 2017 तक थी, इस पूरी श्रृंखला की अंतिम योजना साबित हुई। 15 अगस्त 2014 को लाल किले से एक ऐतिहासिक ऐलान हुआ और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह एक नए संस्थान ने ले ली, नीति आयोग, यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हाँ, और ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, ये सत्ता और सोच के पूरे तंत्र को पलट देने वाला कदम था। इस बदलाव के पीछे के तंत्र को समझना बहुत जरूरी है। योजना आयोग के पास पंचवर्षीय योजनाओं के लिए मंत्रालयों और राज्यों को धन आवंटित करने यानी फंड बांटने की शक्ति थी। पैसे का कंट्रोल। बिल्कुल। जब किसी संस्था के पास पैसा देने की ताकत होती है तो उसका रवैया स्वाभाविक रूप से टॉप डाउन हो जाता है, यानी ऊपर से नीचे आदेश देने वाला। हाँ, राज्य एक तरह से धन प्राप्त करने वाले याचक बन जाते थे, लेकिन नीति आयोग के पास फंड बांटने का कोई अधिकार नहीं है। तो एक ऐसा मास्टरमाइंड थिंक टैंक जिसके हाथ में खजाने की चाबी ही ना हो, वो भला अपनी नीतियां राज्यों से कैसा मनवा सकता है? क्या इससे उसकी ताकत कमजोर नहीं हो जाती? ताकत कमजोर नहीं होती, बल्कि ताकत का स्वरूप बदल जाता है। नीति आयोग का पूरा ढांचा सहकारी संघवाद यानी कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म के सिद्धांत पर खड़ा है। इसका मतलब है कि केंद्र और राज्य दोनों एक समान मंच पर बैठकर देश की रणनीति तय करेंगे। अच्छा, तो ये आदेश नहीं देते, सलाह देते हैं। नीति आयोग राज्यों को पैसा नहीं देता, बल्कि वो उन्हें दुनिया के बेहतरीन आइडियाज, तकनीकी ज्ञान और रणनीतिक दिशा देता है। इसकी गवर्निंग काउंसिल में प्रधानमंत्री के साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्री बैठते हैं। ये एक बॉटम अप अप्रोच है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ। हाँ, यानी अगर किसी राज्य ने कोई शानदार इनोवेशन किया है तो नीति आयोग उस मॉडल का अध्ययन करके उसे पूरे देश में लागू करने की रणनीति बनाता है। आज के समय में जहां अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, उपाध्यक्ष सुमन बेरी और सीईओ BLR सुब्रमण्यम है, ये संस्था मुख्य रूप से एक उत्प्रेरक का काम कर रही है, कैटलिस्ट की तरह। और उनके काम करने का तरीका पुराने योजना आयोग से बिल्कुल अलग है। वे अब 5 साल के कठोर प्लान नहीं बनाते हैं, बिल्कुल नहीं। इसके बजाय वे अटल इनोवेशन मिशन जैसी पहल चला रहे हैं, जो सीधे स्कूलों में, बच्चों के बीच और छोटे उद्योगों में वैज्ञानिक सोच और रिसर्च को बढ़ावा दे रहा है। और श्री अन्न पहल भी तो है। हाँ, श्री अन्न जैसी शानदार पहल है जिसने 2023 में मोटे अनाजों को वैश्विक पटल पर ला खड़ा किया।
बाजरा और ज्वार जैसे हमारे पारंपरिक और जलवायु अनुकूल अनाजों को दुनिया भर में सुपरफूड के रूप में प्रमोट किया जा रहा है। जिससे सीधे तौर पर छोटे किसानों को फायदा पहुंच रहा है। एकदम। और ग्रामीण इलाकों में पानी के संकट से निपटने के लिए अमृत सरोवर के तहत हजारों तालाबों का निर्माण और संरक्षण किया जा रहा है। तो ये सभी नीतियां, चाहे वे 1950 के दशक के बड़े स्टील प्लांट हों या आज का अटल इनोवेशन मिशन, अगर हम गहराई से देखें तो इन सब का अंतिम लक्ष्य क्या है? गरीबी हटाना। बिल्कुल। एक राष्ट्र के रूप में ये सारी कवायद सिर्फ एक चीज के लिए हो रही है, समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को गरीबी के दलदल से बाहर निकालना। तो इन सब बातों का असल में क्या निष्कर्ष निकलता है? गरीबी है क्या? आमतौर पर जब हम गरीबी शब्द सुनते हैं तो दिमाग में फटे कपड़े, जोगी झोपड़ी या भूखे पेट सोने वाले व्यक्ति की तस्वीर आती है, यानी रोटी, कपड़ा और मकान की कमी, जो कि एक बहुत ही सीमित नजरिया है। हाँ, लेकिन नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने गरीबी की एक ऐसी परिभाषा दी है जो पूरी की पूरी सोच को झकझोर कर रख देती है। उनका कहना है, क्षमताओं का अभाव ही गरीबी है, डेप्रिवेशन ऑफ कैपेबिलिटीज। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। अमर्त्य सेन समझाते हैं कि गरीबी सिर्फ आय की कमी नहीं है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 2 वक्त का खाना तो है, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके या बीमारी में अच्छा इलाज करा सके। तो वो भी गरीब है। तो वो व्यक्ति असल में गरीब है क्योंकि वो अपनी क्षमताओं का पूरा विकास नहीं कर पा रहा है। अगर समाज का ढांचा किसी इंसान को आगे बढ़ने के मौके ही नहीं दे रहा है तो वो सबसे बड़ी गरीबी है। ये परिभाषा बहुत ही मानवीय है, लेकिन जब सरकारें काम करती हैं तो उन्हें नीतियां लागू करने और बजट बनाने के लिए भावनाओं की नहीं बल्कि ठोस आंकड़ों की जरूरत होती है। बिल्कुल, डेटा चाहिए होता है। में कौन गरीब है और कौन नहीं, इसके लिए नीति आयोग और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO ने एक कैलोरी मापदंड तय किया हुआ है। इसके पीछे का विज्ञान बड़ा दिलचस्प है। हाँ, वो 2400 और 2100 कैलोरी वाला। हाँ, इस मापदंड के अनुसार ग्रामीण इलाकों में अगर किसी व्यक्ति को हर दिन 2400 कैलोरी की ऊर्जा देने वाला भोजन नहीं मिल रहा है तो वो गरीब है। वहीं शहरी इलाकों के लिए यह सीमा 2100 कैलोरी रखी गई है। अब पहली बार सुनने में किसी को भी लग सकता है कि गांव के लोगों के लिए 2400 कैलोरी और शहर वालों के लिए सिर्फ 2100 कैलोरी क्यों? शहर के लोगों को कम खाने की जरूरत क्यों है? लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही स्पष्ट तार्किक कारण है। ग्रामीण जीवन मुख्य रूप से भारी शारीरिक श्रम पर निर्भर करता है। एक किसान जो तपती धूप में हल चलाता है या एक मजदूर जो फावड़ा उठाता है, उसकी मांसपेशियां एक वातानुकूलित दफ्तर में कंप्यूटर पर काम करने वाले शहरी व्यक्ति की तुलना में बहुत तेजी से ऊर्जा जलाती हैं। बिल्कुल। इसलिए ग्रामीण शरीर को जैविक रूप से अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। ये बिल्कुल तार्किक है, लेकिन ये मापदंड हमें उस कड़वे सच की तरफ ले जाता है कि दशकों की प्लानिंग और इतने सारे आर्थिक मॉडल्स लागू करने के बावजूद भी भारत की एक बड़ी आबादी आज भी गरीबी रेखा के आसपास क्यों झूल रही है? इसके पीछे के संरचनात्मक कारण क्या है? 3 सबसे बड़े कारण उभर कर सामने आते हैं। पहला है हमारी प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम का अभी भी वैश्विक मानकों से बहुत कम होना। अर्थव्यवस्था कुल मिलाकर बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन जब वो 1400 करोड़ की विशाल जनसंख्या से विभाजित होती है तो हर व्यक्ति के हिस्से में बहुत थोड़ा सा ही आता है। जनसंख्या का ये भारी दबाव संसाधनों को निगल जाता है। और तीसरा सबसे खतरनाक कारण है मुद्रास्फीति यानी महंगाई। महंगाई तो अर्थशास्त्र का वो दीमक है जो चुपचाप इंसान की जेब कुतरता रहता है। बहुत सही कहा आपने। अगर किसी व्यक्ति की आय साल में 5% बढ़ती है, लेकिन बाजार में आटा, दाल और सब्जियों के दाम 8% बढ़ जाते हैं, तो वास्तव में वो इंसान पहले से ज्यादा गरीब हो गया है। उसकी क्रय शक्ति यानी सामान खरीदने की क्षमता घट गई है। और यही घटती क्रय शक्ति एक भयानक असमानता का चक्र पैदा करती है, साइकिल ऑफ इनइक्वालिटी। देश की दौलत का एक बड़ा हिस्सा कुछ ही हाथों में सिमट जाता है, जिससे शहरी और ग्रामीण विभाजन और गहरा हो जाता है। लोग रोजगार की तलाश में गांवों से शहरों की तरफ भागते हैं, जिससे शहरों पर दबाव बढ़ता है। लेकिन इस पूरे चक्र में जो सबसे बड़ी बीमारी है जिसने हमारी कृषि को खोखला कर रखा है, वो है छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये बहुत ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है। इसे एक उदाहरण से समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए गांव में एक किसान के पास 2 एकड़ का खेत है। उस खेत में जुताई, बीज बोने और फसल काटने का जितना भी काम है वो 2 लोग मिलकर बहुत आराम से और पूरी क्षमता के साथ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उस किसान के परिवार में कुल 5 सदस्य हैं और बाकी 3 लोगों के पास गाँव में करने के लिए कोई और काम, कोई और नौकरी नहीं है। तो वे तीनों भी उसी 2 एकड़ के खेत में काम करने लगते हैं। हाँ, जो कि बहुत आम बात है हमारे गांव में।
अब बाहर से कोई देखेगा तो लगेगा कि परिवार के 5 लोग रोजगार में लगे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अर्थशास्त्र के नजरिए से हकीकत यह है कि उन 3 अतिरिक्त लोगों के खेत में काम करने से खेत की पैदावार 1 किलो भी नहीं बढ़ने वाली। बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। उन 3 लोगों का सीमांत उत्पादन यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 है। वे बस वहां काम करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कोई नई वैल्यू नहीं जोड़ रहे हैं। इसी स्थिति को छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। और भारत के कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी त्रासदी यही है। करोड़ों लोग खेती में ऐसे ही फंसे हुए हैं। वे बेरोजगार नहीं दिखते, लेकिन उनकी आय भी नहीं बढ़ती। जब आय नहीं बढ़ेगी तो वे बाजार से सामान नहीं खरीदेंगे और मांग पैदा नहीं होगी। बिल्कुल, मांग पैदा नहीं होगी तो नई फैक्ट्रियां नहीं लगेंगी और इस तरह पूरी अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। गरीबी का ये चक्र खुद को ही पोषित करता रहता है। ते हैं ब्रह्मास्त्रों को डिकोड करना जो पूरी अर्थव्यवस्था की दिशा तय करते हैं। पहला, गरीबी की असली तस्वीर। दूसरा, बेरोजगारी और महंगाई का वो खेल जिसे समझना थोड़ा मुश्किल लगता है। हाँ, वो आपस में कैसे जुड़े हैं। और तीसरा, उद्योगों और हमारे बैंकिंग सिस्टम का वो इंजन जो असल में देश को चलाता है। तो चलिए फिर इस चर्चा की शुरुआत करते हैं समाज के सबसे निचले तबके से, जो इस अर्थव्यवस्था के हर झटके को सबसे पहले और सबसे तेज महसूस करता है, यानी गरीबी। अब जो लोग थोड़ा बहुत अर्थशास्त्र पढ़ते हैं उन्हें पता ही होगा कि सापेक्ष गरीबी यानी रिलेटिव पॉवर्टी और निरपेक्ष गरीबी यानी एब्सोल्यूट पॉवर्टी में क्या फर्क है। बिल्कुल, ये सबसे बुनियादी अंतर है। सापेक्ष गरीबी तो बस तुलना की बीमारी है, राइट? हाँ, बिल्कुल। जैसे अमेरिका में कोई इंसान खुद को गरीब मान सकता है क्योंकि उसके पड़ोसी के पास फरारी है और उसके पास सिर्फ एक पुरानी होंडा है। इसे मापने के लिए वो लॉरेंस वक्र और गिनी गुणांक का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ लॉरेंस वक्र के बारे में एक बहुत ही रोचक फैक्ट है। बताइए। मतलब अगर मान लीजिए समाज में आय का वितरण पूरी तरह से समान हो जाए, जिसे हम एब्सोल्यूट इक्वालिटी कहते हैं। एग्जैक्टली। तो अगर ऐसा हो जाए तो ये जो लॉरेंस वक्र है ना, ये ग्राफ पर एकदम सीधी लाइन बन जाएगा। वाव, पर ऐसा कभी होता नहीं है ना? नहीं, व्यावहारिक रूप से ये असंभव है। वक्र में हमेशा एक झुकाव होता है जो आय की असमानता को दिखाता है। राइट। लेकिन भारत के संदर्भ में बात करें तो हमारी असली चुनौती ये तुलना वाली गरीबी है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। हमारी समस्या तो निरपेक्ष गरीबी है, मतलब बुनियादी जरूरतों का ही ना होना, रोटी, कपड़ा, मकान। और यहीं से मेरा पहला सवाल आता है। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि 1971 में रथ और दांडेकर समिति ने 2250 कैलोरी का बेसलाइन बनाया था। हाँ। लेकिन मतलब सिर्फ ये देख लेना कि किसी को दिन में थोड़ा खाना मिल रहा है, क्या ये उसे गरीबी रेखा से बाहर मानने के लिए काफी है? इंसान सिर्फ जिंदा रहने के लिए तो नहीं खाता ना? ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है और सच कहूं तो भारत में गरीबी मापने का पूरा इतिहास इसी बहस के इर्द गिर्द घूमता है। अच्छा। हाँ, शुरुआत में हमारे नीति निर्माताओं का पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पर था, भुखमरी को रोकना। हाँ, सर्वाइवल। बिल्कुल, इसलिए कैलोरी को पैमाना बनाया गया। लेकिन फिर 1977 में वाई के अलग समिति आई। अच्छा। और उन्होंने इस फॉर्मूले में एक बहुत तार्किक बात जोड़ी। क्या? उन्होंने कहा कि देखिए, एक गांव में जो किसान दिन भर खेत में काम कर रहा है और शहर में जो व्यक्ति डेस्क जॉब कर रहा है, दोनों की शारीरिक मेहनत अलग है। एग्जैक्टली। उनकी ऊर्जा की जरूरतें अलग हैं। इसलिए अलग समिति ने पहली बार गांव के लिए 2400 कैलोरी और शहर के लिए 2100 कैलोरी का मानक तय किया। ये लॉजिकल था शारीरिक श्रम के हिसाब से। लेकिन मुझे लगता है कि ये समिति भी एक बहुत बड़े फैक्टर को नजरअंदाज कर रही थी, और वो थी महंगाई। बिल्कुल सही पकड़े आप। मतलब अगर मुझे वो 2400 कैलोरी चावल खाकर लेनी है तो उस चावल की कीमत 1977 में कुछ और रही होगी और 1989 में कुछ और, राइट? हाँ, और इसी गैप को भरने के लिए 1989 में डीटी लकड़ावाला समिति ने काम किया। ओके। उन्होंने पहली बार इस मापन में महंगाई को यानी इन्फ्लेशन को जोड़ा। उन्होंने कहा कि सिर्फ कैलोरी मत देखिए, ये देखिए कि उस व्यक्ति की परचेजिंग पावर या खरीदने की क्षमता कितनी है। तो उन्होंने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई का इस्तेमाल किया, कृषि श्रमिकों के लिए और औद्योगिक श्रमिकों के लिए अलग अलग। अच्छा, इसका मतलब अगर बाजार में आटा या दाल महंगी हो रही है तो गरीबी रेखा भी उसी हिसाब से ऊपर शिफ्ट होगी। एकदम सही। लेकिन इस पूरी कहानी में जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो आया 2009 में सुरेश तेंदुलकर समिति के साथ। हाँ, मैंने नोट्स में पढ़ा था इनके बारे में। इन्होंने तो वो पुराना कैलोरी वाला फॉर्मूला ही हटा दिया था। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि कैलोरी भूल जाइए, हम खर्च के आधार पर गरीबी मापेंगे।
और यहीं मुझे थोड़ी उलझन हुई। नोट्स के मुताबिक उन्होंने जो मानक रखा वो था गांव के लिए 816 रुपए और शहर के लिए 1000 रुपए प्रति माह। हाँ, और इसके आधार पर बताया कि देश में 21.9% गरीबी है। लेकिन मतलब 816 रुपए महीना, क्या ये जमीनी हकीकत से बहुत दूर नहीं था? इतने कम पैसे में कोई इंसान कैसे अपना खाना, शिक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ मैनेज कर सकता है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और उस समय इस पर बहुत हंगामा भी हुआ था। मुझे यकीन है। लेकिन अगर हम इसे अर्थशास्त्र के नजरिए से देखें, उसके मैकेनिज्म को समझें, तो बात कुछ और है। अच्छा, कैसे? देखिए, सरकार के लिए गरीबी रेखा कोई ऐसी लाइन नहीं है जो बताए कि इसके ऊपर जिंदगी बहुत आरामदायक है। राइट। ये असल में एक भुखमरी और पूर्ण वंचना की रेखा है। अगर सरकार इस लाइन को बहुत ऊपर सेट कर दे, मान लीजिए 5000 रुपए महीना कर दे, तो ज्यादातर लोग गरीब घोषित हो जाएंगे। एग्जैक्टली देश की 70% आबादी गरीबी रेखा के नीचे आ जाएगी। और फिर सरकार अपनी जो सीमित योजनाएं हैं, जैसे राशन या सब्सिडी, हाँ। वो असली जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचा पाएगी। बिल्कुल। तो ये रेखा असल में सबसे कमजोर वर्ग को टारगेट करने का एक टूल है, बस, और कुछ नहीं। ओके, तो ये बेसिकली कल्याणकारी योजनाओं को सही जगह पहुंचाने का एक प्रशासनिक फिल्टर है। ये बात समझ में आती है। लेकिन फिर भी 2014 में सी रंगराजन समिति को इसमें बदलाव करना पड़ा। क्योंकि रंगराजन समिति ने महसूस किया कि सिर्फ 1000 रुपए खर्च कर लेना काफी नहीं है। मतलब आप इतने पैसे में सिर्फ आलू और चावल खाकर पेट तो भर सकते हैं, जिंदा भी रह सकते हैं, लेकिन आपका शरीर पूरी तरह कुपोषण का शिकार हो जाएगा। सही बात है, प्रोटीन कहाँ से आएगा? एग्जैक्टली। तो उन्होंने वापस पोषण पर फोकस किया, लेकिन इस बार सिर्फ कैलोरी नहीं ली। ओके। उन्होंने कैलोरी के साथ प्रोटीन और फैट यानी वसा को भी मापन में जोड़ा और खर्च की सीमा भी बढ़ा दी। गांव के लिए 972 रुपए और शहर के लिए 1407 रुपए। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि जैसे ही उन्होंने दायरा बढ़ाया, गरीबी का आंकड़ा 21.9% से उछलकर सीधे 29.5% हो गया। वाह! मतलब जैसे ही हमने पैमाने को थोड़ा सा भी रियलिस्टिक बनाया, हमें पता चला कि समस्या कहीं ज्यादा बड़ी है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इसी समस्या की गहराई को एकदम माइक्रो लेवल पर समझने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग समितियां भी बनाई गई हैं। हाँ, जैसे 2009 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सक्सेना समिति आई थी और 2012 में शहरी क्षेत्रों के लिए हाशिम समिति। सही कहा। मुझे लगता है हाशिम समिति का फोकस उन मजदूरों पर रहा होगा जो गांव से पलायन करके शहरों में आ रहे हैं, क्योंकि शहरों की गरीबी गांव की गरीबी से बहुत अलग होती है। एकदम अलग होती है। गांव में गरीबी का मतलब है आपके पास खेती की जमीन नहीं है। लेकिन शहर में गरीबी का मतलब है आप किसी झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, साफ पानी नहीं है और आपके पास कोई पक्का रोजगार नहीं है। और यही रोजगार वो कड़ी है जो हमें आज के दूसरे बड़े विषय की तरफ ले जाती है। मतलब कोई व्यक्ति गरीब क्यों है? क्योंकि उसके पास आय नहीं है। और आय क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास काम नहीं है। बिल्कुल, कॉज एंड इफेक्ट। तो अब बात करते हैं बेरोजगारी के इस चक्रव्यूह की। अब जो लोग अर्थव्यवस्था को थोड़ा भी फॉलो करते हैं, उन्होंने चक्रीय बेरोजगारी यानी साइक्लिकल और घर्षण जनित यानी फ्रिक्शनल बेरोजगारी के बारे में तो सुना ही होगा। हाँ, कि मंदी आई तो नौकरियां चली गई, वो चक्रिया है। राइट। और एक नौकरी छोड़कर दूसरी खोजने के बीच का जो खाली समय है वो घर्षण जनित है। लेकिन इन नोट्स में एक बहुत ही अजीब और खतरनाक किस्म की बेरोजगारी का जिक्र है। मैं समझ रही हूँ आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ, जो हमारी अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह खा रही है। प्रच्छन्न या छुपी हुई बेरोजगारी, मतलब डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये हमारे भारत के कृषि क्षेत्र की सबसे कड़वी और सबसे बड़ी सच्चाई है। बिल्कुल। इसे समझाने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए एक किसान का खेत है। अब उस खेत में बुआई से लेकर कटाई तक का सारा काम सिर्फ 5 लोग बहुत आराम से कर सकते हैं। लेकिन उस परिवार में 10 सदस्य हैं और बाकी 5 के पास बाहर कोई नौकरी नहीं है। लेकिन अर्थशास्त्र की भाषा में राइट। अगर हम उन अतिरिक्त 5 लोगों को खेत से निकालकर किसी फैक्ट्री में काम पर लगा दें, तो भी उस खेत के कुल उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो उतना ही अनाज उगाएगा। बिल्कुल। और इसके पीछे का जो अर्थशास्त्रीय सिद्धांत है, उसे सीमांत उत्पादकता या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कहते हैं। उन जो अतिरिक्त 5 लोग हैं ना, उनकी सीमांत उत्पादकता एकदम शून्य है, 0। हाँ, वो खेत में अपना समय और ऊर्जा तो लगा रहे हैं, लेकिन जो फाइनल आउटपुट है उसमें उनका योगदान कुछ भी नहीं है। ये छुपी हुई बेरोजगारी असल में हमारे देश के मानव संसाधन की सबसे बड़ी बर्बादी है। और एक और पहलू भी तो है इसमें कि क्या इंसान काम करना चाहता भी है या नहीं। ऐच्छिक और अनैच्छिक। राइट। मतलब अगर किसी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और बाजार में उसे 10,000 की नौकरी मिल रही है, लेकिन वो कहता है कि नहीं भाई,
ये मेरी योग्यता के लायक नहीं है, मैं तो ये नहीं करूंगा। तो ये उसकी अपनी पसंद है, इसे ऐच्छिक या वॉलंटरी बेरोजगारी कहेंगे। बिल्कुल, लेकिन असली दर्द तो अनैच्छिक या इनवॉलंटरी बेरोजगारी है ना, जहां इंसान काम करने को तैयार है, दर दर भटक रहा है, फिर भी काम नहीं मिल रहा। हाँ, और इसी चीज को सटीकता से मापने के लिए 1973 में भगवती कमेटी ने एक पैमाना दिया था, करंट डेली स्टेटस या सीडीएस। ओके। ये पैमाना ये मापता है कि किसी व्यक्ति को एक दिन में असल में कितने घंटे का काम मिल रहा है। लेकिन जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं ना, तो हम इसे अलग थलग करके नहीं समझ सकते। इसका सीधा कनेक्शन है बाजार की महंगाई से। ओहो। और यहीं पर अर्थशास्त्र का सबसे मशहूर और शायद सबसे विवादित सिद्धांत आता है, फिलिप्स वक्र यानी फिलिप्स कर्व। हाँ, मैंने नोट्स में इसके बारे में पढ़ा था और सच कहूं तो मेरा दिमाग थोड़ा घूम गया था। क्यों, क्या हुआ? फिलिप्स वक्र कहता है कि मुद्रास्फीति यानी महंगाई और बेरोजगारी दर में एक उल्टा संबंध होता है। इनवर्स रिलेशन, बिल्कुल। मतलब अगर महंगाई बढ़ेगी तो बेरोजगारी कम होगी। अब आप मुझे बताइए, ये बात थोड़ी अजीब नहीं लग रही? मतलब आमतौर पर तो हम यही मानते हैं ना कि महंगाई एक बहुत बुरी चीज है। हाँ। अगर बाजार में चीजें महंगी होंगी तो लोगों की खरीदने की क्षमता कम हो जाएगी। हाँ। मांग गिरेगी, अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ेगी और लोगों की नौकरियां जानी चाहिए। फिर ये फिलिप्स वक्र ऐसा क्यों कह रहा है कि महंगाई बढ़ने से नौकरियां बढ़ेंगी? इसका लॉजिक क्या है? ये सच में बहुत ही शानदार सवाल है और शुरू में ये सबको काउंटर इंट्यूटिव ही लगता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसके पीछे के मैकेनिज्म को समझिए। जब बाजार में हल्की महंगाई होती है, मैं बहुत ज्यादा महंगाई की बात नहीं कर रही हूँ। ओके, कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन। हाँ, तो इसका मतलब होता है कि बाजार में उत्पादों की मांग बढ़ रही है और जब डिमांड बढ़ती है तो कीमतें बढ़ती हैं। अब आप इसे कंपनी के मालिक के नजरिए से सोचिए। ठीक है। जब उसके बनाए हुए उत्पादों की कीमत बाजार में बढ़ रही है तो उसका मुनाफा भी बढ़ रहा है। ऑब्वियसली। इस बढ़ते मुनाफे को देखकर वो मालिक उत्साहित होता है। वो सोचता है मुझे तो अपना उत्पादन और बढ़ाना चाहिए, बाजार में अच्छा पैसा मिल रहा है। राइट। और उत्पादन बढ़ाने के लिए उसे क्या चाहिए? नई मशीनें और नए कर्मचारी। एग्जैक्टली। तो बढ़ी हुई कीमतों से जो अतिरिक्त मुनाफा आता है वो कंपनियों को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है और इसी वजह से वो ज्यादा लोगों को नौकरी पे रखते हैं। वाह, तो यानी वो जो थोड़ी सी महंगाई है वो असल में अर्थव्यवस्था के लिए एक लुब्रिकेंट या तेल की तरह काम कर रही है। बिल्कुल। अर्थशास्त्री मानते हैं कि 2 से 4% की महंगाई किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ, ये एक सीमा तक ही काम करता है। अगर महंगाई बेलगाम हो जाए तो यही फिलिप्स वक्र टूट जाता है। फिर तो त्राहिमाम मच जाएगा। बिल्कुल। इसलिए सरकारें और रिजर्व बैंक हमेशा इस तराजू को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कि थोड़ी बहुत महंगाई रहे ताकि रोजगार बनता रहे, लेकिन इतनी भी ना हो कि आम आदमी भूखा मर जाए। ये सच में एक बहुत जबरदस्त इंसाइट है। मतलब हमने देखा कि कैसे गरीबी सीधे तौर पर बेरोजगारी से जुड़ी है और बेरोजगारी कम करने का फिलिप्स वक्र वाला मैकेनिज्म भी समझ लिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये नौकरियां हवा से तो पैदा होंगी नहीं, राइट? बिल्कुल नहीं। सिर्फ बाजार में मांग बढ़ने से कुछ नहीं होगा। उस मांग को पूरा करने के लिए हमारे पास फैक्ट्रियां और उद्योग भी तो होने चाहिए। हाँ। जो हमें इस अर्थव्यवस्था के तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण इंजन की तरफ ले जाता है, उद्योग और हमारा बैंकिंग सेक्टर। सही कहा। और किसी भी देश में ये उद्योग कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं इसका पता कैसे चलता है? इसके लिए एक थर्मोमीटर है जिसे IIP कहते हैं जी। यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। हाँ। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन या NSO हर महीने ये डेटा पब्लिश करता है कि हमारे कारखानों में, माइंस में, बिजली उत्पादन में कितनी ग्रोथ हुई। और अभी इसका आधार वर्ष 2011-12 है ना? हाँ, फिलहाल बेस ईयर 2011-12 है। अगर हम भारत के औद्योगिक विकास के सफर को देखें तो ये काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है। बिल्कुल। नोट्स में इसे 4 मुख्य चरणों में बांटा गया है। पहला चरण जो 1951 से 65 तक था वो तो बहुत शानदार था। नया नया आजाद हुआ देश। राइट। दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में भारी उद्योगों पर खूब जोर दिया गया। ग्रोथ 9% तक चली गई थी। लेकिन जो असली मुश्किल आई वो दूसरे चरण में आई, 1965 से 80 के बीच। हाँ, वो समय तो बहुत खराब था। बिल्कुल। भारत ने 2 बड़े युद्ध लड़े, देश में भयंकर सूखा पड़ा और ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का संकट आ गया। हमारे उद्योगों की जो रफ्तार थी वो पूरी तरह से टूट गई। और फिर तीसरे चरण में मतलब 80 से 90 के बीच हमने थोड़ी बहुत रिकवरी की, लेकिन वो नाकाफी थी। हाँ। लेकिन जो असली धमाका हुआ वो तो 1991 के बाद हुआ ना, जब अर्थव्यवस्था के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोले गए। बिल्कुल, उदारीकरण का दौर। और आज हम उसी का असर देख रहे हैं। मैंने नोट्स के चार्ट्स में एक बहुत दिलचस्प चीज नोटिस की। क्या? वो सरकारी कंपनियां जिन्हें कभी सफेद हाथी कहा जाता था, ये तो सिर्फ नुकसान कराती हैं, हाँ। आज वो गजब का वेल्थ क्रिएशन कर रही हैं। एकदम सही बात है। मतलब अगस्त 2023 में
ऑयल इंडिया लिमिटेड को नवीनतम महारत्न का दर्जा मिला। और सिर्फ महारत्न ही क्यों, 2024 में तो जैसे नवरत्न कंपनियों की बाढ़ सी आ गई। हाँ, अप्रैल में इरेडा, हुडको, नेशनल फर्टिलाइजर्स और फिर जून में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स भी नवरत्न बन गए। ये दिखाता है कि हमारे उद्योग अब सच में ग्लोबल स्तर पर खेल रहे हैं। देश में कुल 65 मिनीरत्न कंपनियां हैं। ये बहुत ही पॉजिटिव डेटा है, लेकिन यहाँ हमें एक और तंत्र को समझना होगा जो इसके पीछे काम कर रहा है। वो क्या है? देखिए, इन विशाल कंपनियों को या किसी भी नए स्टार्टअप को खड़े होने के लिए, मशीनें लगाने के लिए और लाखों लोगों को नौकरी देने के लिए सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? पैसा, कैपिटल। एग्जैक्टली। और ये पैसा कहाँ से आता है? हमारे बैंकिंग सिस्टम से, राइट। लेकिन 1991 से पहले हमारा बैंकिंग सिस्टम बहुत कमजोर था। वो नियमों की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और इसीलिए 91 में नरसिंहन समिति 1 का गठन किया गया ताकि इस पूरे सिस्टम को खोला जा सके। मैं नरसिम्हन समिति के सुझावों को ही पढ़ रहा था। अच्छा। हाँ, जहां उन्होंने SLR यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को 38% से घटाकर 25% कर दिया और CR यानी कैश रिजर्व रेशियो को 15% से घटाकर 8% कर दिया। बिल्कुल। अब इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। अगर मैं इसे ऐसे सोचूं कि बैंक एक विशाल वित्तीय बांध की तरह है, मतलब एक फाइनेंशियल डैम। बहुत अच्छी एनालॉजी है। और उस बांध में पानी की जगह लोगों का पैसा जमा है। राइट। अब इसे थोड़ा और विस्तार से देखते हैं। 1991 से पहले रिजर्व बैंक के नियम इतने सख्त थे कि अगर किसी बैंक के पास 100 रुपए जमा होते थे तो उसे 38 रुपए सरकारी प्रतिभूतियों में यानी SLR के रूप में और 15 रुपए नकद यानी CRR के रूप में रिजर्व बैंक के पास लॉक करके रखने पड़ते थे। ओह, यानी 100 रुपए में से 53 रुपए तो उसी बांध में लॉक हो गए। एग्जैक्टली। तो बैंक के पास बाजार में किसानों को, उद्योगों को या आम आदमी को लोन देने के लिए सिर्फ 47 रुपए बचे। बिल्कुल। मतलब बैंक के पास पैसा होते हुए भी वो बाजार में तरलता या लिक्विडिटी नहीं बढ़ा पा रहे थे। नरसिम्हन समिति ने इसी बांध के दरवाजे खोल दिए। जब उन्होंने SLR को 25% और CRR को 8% किया तो अचानक से बैंकों के पास बाजार में निवेश करने के लिए भारी मात्रा में कैश आ गया। वाओ, यानी जो पैसा बांध में फंसा था वो अब उद्योगों के खेतों तक पहुंचने लगा। एकदम सही। इससे उद्योगों को आसानी से और शायद सस्ता लोन मिला होगा। उन्होंने नई फैक्ट्रियां लगाई, नई फैक्ट्रियां लगी तो नई नौकरियां पैदा हुई और नौकरियां पैदा हुई तो लोगों के हाथ में पैसा आया, जिससे अंततः गरीबी कम हुई। यही तो वो पूरा चक्रव्यूह है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। और हाँ, नरसिम्हन समिति ने सिर्फ पैसा ही नहीं छोड़ा बाजार में। और क्या किया? उन्होंने बैंकों की सेहत सुधारने के लिए NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या फंसे हुए कर्ज को पहचानने के लिए भी सख्त नियम बनाए। ये भी जरूरी था। और इसके बाद 1998 में नरसिम्हन समिति 2 आई। उन्होंने ये महसूस किया कि हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे और कमजोर बैंक हैं जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के झटके नहीं सह सकते। ओके। इसलिए उन्होंने बैंकों के विलय यानी मर्जर्स का सुझाव दिया। आज जो हम SBI या अन्य बड़े बैंकों का इतना विशाल स्वरूप देख रहे हैं ना, वो उसी समिति की दूरदृष्टि का परिणाम है। क्या बात है। मतलब अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को एक धागे में पिरोएं तो एकदम साफ दिखता है कि अर्थव्यवस्था के तमाम पुर्जे आपस में कैसे एक मशीन की तरह काम करते हैं। बिल्कुल।